तो मेजर हमारे जो सिस्टम होती है मतलब कि मेजर जो हमारे जियोमॉर्फिक फीचर्स होते हैं तो उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे आगे, करेक्ट? तो देखिए, तो कल हमने जो पढ़ा था एक बार मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, तो ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, मेन हमारा चैप्टर का जो नाम था वो था जियोग्राफिकल फीचर्स, करेक्ट? तो उनमें जो इम्पोर्टेंट 3 इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर्स है जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेटूज़ है, प्लेन्स है, तो हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे थे, करेक्ट? तो इनमें से हम लोग माउंटेन्स जो है वो अभी स्टार्ट कर रहे थे। तो उनमें माउंटेन्स में हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ माउंटेन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ा, देन हमने देखा कि टाइप्स ऑफ माउंटेन्स क्या होते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे सबसे पहले तो फोल्ड माउंटेन, करेक्ट? तो फोल्ड माउंटेन के बारे में हमने कल एंड कर दिया था। अभी नेक्स्ट जो है वो है हमारा ब्लॉक माउंटेन, ठीक है? तो अभी ब्लॉक माउंटेन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताया हुआ है कि एग्ज़ैक्टली ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म कैसे होते हैं, अभी समझिए कैसे फॉर्म होते हैं, तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा जो कुछ लिथोस्फीयर है मतलब अर्थ के सरफेस को, आप तो सरफेस के ऊपर रह रहे, बट लिथोस्फीयर का जो एक ब्लॉक है ना, ये बहुत डेप्थ तक होता है। इनफैक्ट ऐसे समझ लीजिए कि जो अर्थ का रेडियस है, मतलब यहाँ से लेके जो सेंटर तक है ना, वहाँ तक आपका ना काइंड ऑफ सॉलिड सेक्शन है। बीच-बीच में कहीं पे थोड़ा आपको लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्म भी दिखेगा, बट मेजरली तो सॉलिड ही सेक्शन है। तो अर्थ का जो एक ब्लॉक स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग कल हमने देखा था प्लेट कहा जाता है, यही प्लेट जो होती है हम लोग अभी कंसीडर करने के लिए एक छोटा पार्ट ले रहे हैं अर्थ के लिथोस्फीयर का, जो सॉलिड सेक्शन है जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, करेक्ट? तो इनके अंदर ना कुछ इनहेरेंट फॉल्ट्स होते हैं, ये कुछ ऐसे एकदम कंटीन्यूअस ऐसा एक ब्लॉक नहीं होता, इनमें कुछ तो बेसिक हम लोग कहेंगे फॉल्ट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वीकनेस, मतलब कि वीक पॉइंट इन दैट ब्लॉक्स। तो अभी होता क्या है, जैसे हमने कल देखा कि कंटिन्यूअसली जो हमारे कंप्रेशनल एंड टेंशनल फोर्सेस इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी कंप्रेशनल मतलब होता है दोनों तरफ से दबा देना, करेक्ट? जैसे इस तरीके से अगर हम लोग दोनों तरफ से इस तरीके से प्रेशराइज़ मतलब दबा देंगे, करेक्ट? तो उसको हम लोग कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं। बट अगर मान के लो मैंने ऐसे खींच लिया इसको, इसी ब्लॉक को खींच लिया, तो इस तरीके के जो फोर्सेस होते हैं इन्हें टेंशनल फोर्सेस कहते हैं, करेक्ट? तो कंप्रेशनल एंड टेंशनल, तो ये दोनों तरीके के फोर्सेस जो हैं, वो कंटिन्यूअसली अर्थ के लिथोस्फीयर के ब्लॉक्स के ऊपर काम करते रहते हैं। बट उसकी वजह से होता क्या है कि कंप्रेशन तो या फिर टेंशन ले लीजिए, कंप्रेशन के कारण तो कल हमने देख लिया, कंप्रेशन होता है तब फोल्ड तैयार हो जाती है इस तरीके से। अगर कोई ब्लॉक सिंपल ऐसा है, जो नॉर्मल ब्लॉक है, तो अगर इसको कंप्रेस कर दिया जाए तो इसके फोल्ड्स क्रिएट हो जाते हैं और ये बनाता है माउंटेन, करेक्ट? जिसे हम लोग फोल्ड माउंटेन कल नाम दिया था। बट टेंशनल फोर्सेस की वजह से क्या होता है ना, यूजुअली कुछ इसमें से जो वीक ऐसे सेक्शंस है वो नीचे चले जाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे ब्लॉक है जो नीचे चला जाता है। जैसे इसमें ही देख लीजिए आप। ये जो कुछ फिगर है इसको यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ। तो इसमें से क्या होगा कि कुछ जो ब्लॉक है वो नीचे चला जाएगा, मतलब क्या होगा? इस तरीके से यहाँ पे ये इंटैक्ट रहेगा, बीच वाला ब्लॉक है वो नीचे चला जाएगा और जो साइड वाला ब्लॉक है वो अगेन वहीं पे रहेगा अपनी जगह पे। तो इनमें से जो सेंटर वाला ब्लॉक है, अभी देखो ये रेड लाइन मैंने जो ड्रॉ करी है, तो ये सेंटर वाला ब्लॉक क्या है ना, वो नीचे चला गया, करेक्ट? तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी आप देख पा रहे हो कि देयर आर 2 ब्लॉक्स व्हिच आर एट द सेम प्लेस, करेक्ट? ये वाला और ये वाला, करेक्ट? आप देख रहे हो कि ये जो फर्स्ट है और ये थर्ड है, ये अपनी जगह पे, बट बीच वाला जो ब्लॉक है सेकंड वाला, ये तो नीचे चला गया। तो अभी 1 और 3 की कंपेयर में ये सेकंड नंबर का जो ब्लॉक है, जो नीचे चला गया है, वो काइंड ऑफ लो एलिवेशन पे, लो एलिवेशन पे मतलब कम हाइट पे। बट जो 1 एंड थर्ड ब्लॉक है ना, वो हाइट पे है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि भी अभी अगर मान के चलो कि आपको ऐसे दिख रहा है, ये जो एलिवेटेड एरिया है और आप यहाँ पे खड़े हो फिलहाल, करेक्ट? तो आपको ये जो कुछ साइड वाला ब्लॉक है ना, ये माउंटेन नज़र आएगा, क्योंकि वो हाइट पे है। ये रीजन तो बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया है, करेक्ट? और जो ऊपर रहने वाले लोग हैं, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड ब्लॉक के ऊपर कोई लोग रह रहे, तो उनके लिए ये तो काइंड ऑफ वैली होगी। वैली मतलब होता है कुछ डीप स्ट्रक्चर, मतलब अर्थ के अंदर जो लिथोस्फेरिक प्लेट होता है ना, सॉलिड सेक्शन, तो उसके अंदर डीप जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसे हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। तो इसी लिथोस्फीयर का जो नीचे गया हुआ जो भाग है, तो इसे हम लोग वैलीज कहते हैं। तो बेसिकली ये अर्थ के ऊपर हो रहा है बिकॉज़ ऑफ सम फोर्सेस, उनमें से भी टेंशनल फोर्सेस। तो कल हमने कंप्रेशनल फोर्सेस के बारे में जाना था। आज टेंशनल फोर्सेस के बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया हुआ है। तो अभी क्या है ना कि अर्थ के ऊपर ऐसा हिस्टोरिकली मतलब पास्ट में ऐसा बहुत बार हो चुका है, उसकी वजह से हमारा जो लिथोस्फीयर है ना, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है। और आप अभी इस डायग्राम में देख पाओगे कि एग्जैक्टली कुछ ऐसे ब्लॉक्स है जो नीचे चले गए, करेक्ट? और कुछ ऐसे ब्लॉक्स है जैसे कि ये ब्लॉक देख लीजिए, ये सेंटर वाला ये ब्लॉक देख लीजिए और ये ब्लॉक देख लीजिए, ये काइंड ऑफ थोड़ा हाइट पे है, करेक्ट? तो अभी जो ब्लॉक्स नीचे चले गए हैं,
वो बनाते हैं वैलीज़। याद रखो हमेशा, मैंने क्या कहा कि जो नीचे चले जाते हैं ना, वो वैलीज़ बनाती है। और वैलीज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं नीचे गए ब्लॉक से एक्चुअली जब सराउंडिंग का जो वाटर है, जो रेनफॉल होता है, तब ये वाटर कलेक्ट होता है इन्हीं वैलीज़ में, और इन्हीं वैलीज़ में से फिर ये वाटर एज़ अ रिवर फ्लो करता है। इसका मतलब क्या है कि ये वैलीज़ से जो रिवर फ्लो हो रही है, उसके सराउंडिंग के जो ब्लॉक्स हैं, जो इंटैक्ट रह गए, मतलब जो नीचे नहीं गए, करेक्ट? तो ये बनाएँगे वैलीज़, जो नीचे गए ब्लॉक, और ये सराउंडिंग के ब्लॉक जो है, इन्हें हम लोग कहते हैं माउंटेन्स। ठीक है? कल भी माउंटेन्स तैयार हुए थे, बट उसका बनने का प्रोसीजर था थोड़ा अलग था, जिसे हम लोग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, करेक्ट? ये नीचे चला गया ब्लॉक जो है, वो उससे बना हुआ जो कुछ एक ब्लॉक है, उससे वैलीज़ कहते हैं, करेक्ट? तो वैलीज़ एंड माउंटेन्स इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हुए आपको दिखेगा। बट टेक्निकली उनको क्या कहते हैं? टेक्निकली इन द सेंस कि कैसे ना कि वैलीज़ एंड माउंटेन्स भी सही है, बट माउंटेन्स तो जनरलाइज़ फिर आपके फोल्ड माउंटेन को भी कहा जाएगा। बट इस प्रोसेस में जहाँ पे जो वीक ज़ोन्स हैं, जहाँ पे एक्चुअली जो ब्लॉक्स हैं, जो सबसाइड हो जाते हैं, एक्चुअली द करेक्ट वर्ड इज़ सबसिडेंस। सबसाइड होना मतलब होता है नीचे चला जाना, ठीक है? तो सबसिडेंस के कारण जो ब्लॉक नीचे चले जाते हैं, जो फिर आगे चल के उसमें से रिवर वाटर वगैरह फ्लो करने लग जाता है, तो जिसे हम लोग वैलीज़ कहते हैं, उनको टेक्निकली कहा जाता है, एक्चुअली 2 नाम से जाना जाता है। अभी इसमें 2 चीज़ें, एक तो ब्लॉक जो अपनी जगह पे रहे या फिर कुछ हाइट पे, और जो ब्लॉक जो नीचे चले गए। तो जो ब्लॉक हाइट पे है ना, मतलब कि जो नीचे नहीं जाते, बट बाकी ब्लॉक से कंपेयर में क्वाइट अप पोज़ीशन पे, तो उन्हें हम लोग कहते हैं होस्ट। ठीक है? तो ये नाम याद रखना, उसे होस्ट कहा जाता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है। और जो ब्लॉक नीचे चले जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ग्रेबेन। ठीक है? होस्ट एंड ग्रेबेन टोपोग्राफी। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई होस्ट एंड ग्रेबेन क्या होता है, तो होस्ट ऐसा ब्लॉक होता है जो क्वाइट अप पोजीशन पर होता है एज़ कंपेयर्ड टू द ब्लॉक व्हिच गोज़ डाउन। तो जो ब्लॉक नीचे चला जाता है, उसके कंपेयर में जो अप हाइट पे है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे। एंड द ब्लॉक व्हिच सबसाइड्स डाउन, उसे हम लोग कहेंगे ग्रेबेन। तो ये दोनों नाम आपको समझना ज़रूरी है। तो अभी आप कहोगे कि सर दैट्स व्हाई, अभी हाँ, कि फिर माउंटेन कैसे तैयार हो रहे हैं? तो अभी वही बात है कि जो होस्ट होते हैं, वही आगे चल के क्या होते हैं, माउंटेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभी इन्हीं ब्लॉक्स का तो आगे जाके इरोजन वगैरह होगा, और एग्जैक्टली आप बोलोगे सर ये तो फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रहा है, और फ्लैट स्ट्रक्चर तो माउंटेन होते नहीं है। माउंटेन तो हमने पढ़ा था कि माउंटेन ऐसे ब्रॉड बेस होते हैं, और ऊपर में इस तरीके से जो कुछ आपका वर्टिकल पॉइंट है, वो तो ट्रायंगुलर शेप में पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, करेक्ट? बट ये तो काइंड ऑफ यहाँ पे फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ना, कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये इरोड होते हैं, और जैसे हमने कल भी देखा था कि अगर कोई फ्लैट स्ट्रक्चर है, शायद अभी फिलहाल तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही फ्लैट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ना चेंज हो जाएगा, करेक्ट? और ये फिर आपको माउंटेन जैसे दिखेगा, और इसके साइड में रिवर फ्लो करते हुए दिखेगी, करेक्ट? और इसके साइड में फिर ये दूसरा ब्लॉक है, जो शायद नीचे नहीं गया था, करेक्ट? तो ये 2 ब्लॉक है, एक ये और एक ये, और बीच वाला जो ब्लॉक नीचे चला गया, वहाँ से अभी रिवर फ्लो कर रही है। तो ये जो ब्लॉक का मूवमेंट हो रहा है ना इसमें, और उसकी वजह से जो माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट्स व्हाई द नेम इज़ गिवन ब्लॉक माउंटेन। अभी आपको समझा होगा कि व्हाई दीज़ माउंटेन्स आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन, क्योंकि इनमें एक्चुअली जो ब्लॉक्स होते हैं ना, उनकी मूवमेंट होती है। वर्टिकल मूवमेंट या फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, दोनों तरीके से हो सकती है, ठीक है? तो अभी ये है ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में। तो होस्ट एंड ग्रेबेन आपको समझना है कि एग्ज़ैक्टली क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कि ब्लॉक, अभी हम लोग थियरी पढ़ लेते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड, हाँ, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड बिकॉज़ ऑफ फॉल्टिंग। फॉल्टिंग की वजह से होता है, और फॉल्टिंग कहाँ होती है? फॉल्टिंग क्या होती है? बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ के नीचे हम जिसके ऊपर अभी रह रहे हैं फिलहाल, उसके अंदर में भी बहुत ज़्यादा ना ऐसे वीक पॉइंट होते हैं, जो क्रैक्स होती है, वीक ज़ोन्स होते हैं। वो अगर किसी फ़ोर्स के कारण उनके ऊपर अगर कोई एक्शन होती है, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, वो ब्लॉक्स टूटते हैं और मूवमेंट करते हैं, करेक्ट? बाकी ब्लॉक नहीं करेगा, फॉल्ट पे करेगा, जो वीक ज़ोन है। तो जो फॉल्ट होते हैं, दे आर नथिंग बट द वीक ज़ोन्स इनसाइड द लिथोस्फीयर। हमारा जो लिथोस्फीयर है, उसमें के जो वीक ज़ोन्स है, उन्हें हम लोग कहते हैं फॉल्ट। तो ये, और यही फॉल्ट जब एक्शन में आते हैं, मतलब इसके अलोंग, इस फॉल्ट के अलोंग जब मूवमेंट होती है इन्हीं ब्लॉक्स की, तो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड फॉल्टिंग एक्टिविटी। ठीक है? तो फॉल्टिंग एक्टिविटी इज नथिंग बट किसी ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक के रिस्पेक्ट में मूव कर जाना। एक तो वो वर्टिकली डाउन जा सकता है या फिर अप जा सकता है, दोनों हो सकता है। क्लियर? तो याद रखिए कि ब्लॉक माउंटेन्स आर व्हाट? ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड बिकॉज़ ऑफ फॉल्टिंग ऑन a large scale when a large areas of a blocks of a earth are broken and displaced vertically and horizontally। वो वर्टिकल भी मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डाउन गए ना, कभी-कभी वो हॉरिज़ॉन्टली भी मूवमेंट कर जाते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ-कुछ ब्लॉक हॉरिज़ॉन्टली भी मूव हो जाते हैं।
तो इस तरीके से जो तैयार होने वाले हमारे माउंटेन्स हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म एज होस्ट एंड द लोअर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड एज ग्रेबल। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि जो अपलिफ्टेड है, अपलिफ्टेड मतलब क्वाइट अप पोजीशन पे, उन्हें हम लोग कहेंगे होस्ट, एंड जो नीचे चले जाते हैं जिनका सब्सिडेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रेबल। ठीक है, अभी एग्जांपल्स है क्या वर्ल्ड में? हाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये नाम याद ही रख लीजिए। ठीक है, तो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है ना, ये वन ऑफ द ग्रेबन। ग्रेबन मतलब होता है जो नीचे चला गया है। ठीक है, अभी भी याद रखो, मैं ये वर्ड जानबूझ के यूज कर रहा हूँ सो दैट कि आप यूज टू हो जाओ इस वर्ड के साथ। अभी हमने आपने वर्ल्ड मैप अगर देखा होगा तो हमें पता है कि क्वाइट इसी तरीके से हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है, करेक्ट? इसी तरीके से आप मैप में देखोगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखेगा आपका। तो इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ से एक बड़ी क्रैक है। फिलहाल तो ये फिलहाल तो ये कॉन्टिनेंट एक साथ हमें इंटैक्ट दिख रहा है, करेक्ट? बट मैंने अभी जो रेड लाइन निकाली है ना, वो एक्चुअली लाइन है जहाँ से ये जो कुछ कॉन्टिनेंट है टूटने वाला है। ये फ्यूचर में टूटने वाला है क्योंकि ये जो ब्लॉक्स है ना दोनों, एक इधर मूव कर रहा है और एक इधर मूव कर रहा है। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये जो पार्ट है इधर वाला, ये जो पार्ट है, वेट मिनट, हाँ, ये जो पार्ट है ना इधर वाला, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा ना, मूव करेगा और वो टूट जाएगा इस अभी के कॉन्टिनेंट से। तो ये पार्ट इतना टूटने वाला है, करेक्ट? आगे जाके, करेक्ट? क्योंकि ये हमने स्टडी करते हैं ना तब हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, कैसे। तो ये पार्ट यहाँ से टूट के शायद इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, इस तरीके से। तो ऐसे कहा भी जाता है कि इधर हमारे सामने इधर अफ्रीका की इस साइड में इंडिया आता है और कह रहे हैं कि ये ब्लॉक फिर इंडिया के साथ अटैच हो जाएगा, इंडियन प्लेट के साथ। ठीक है? इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री है, मैं आपको ये भेज दूँगा। डॉक्यूमेंट्री मतलब शॉर्ट वीडियो है इसके बारे में कि एग्ज़ैक्टली इसका मूवमेंट कैसे होगा, तो उसमें आपको ना एग्ज़ैक्टली समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फॉल्ट है यहाँ पे, की वजह से क्या हो रहा है ना, वहाँ पे ना एक वैली बनी हुई है। तो बेसिकली इतना ही याद रखो कि भविष्य में ये जो कुछ आपका साउथ अफ्रीका सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये ऐसे ही नहीं रहेगा, ये टूट जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने अभी एक वर्टिकल लाइन निकाली है, करेक्ट? ये एक्चुअली ग्रैबेन है। ग्रैबेन मतलब क्या होता है कि उसका कुछ हिस्सा ना नीचे चला गया है, ठीक है? वैलीज़ फॉर्म हुई है। तो ये एग्ज़ाम्पल याद रखो कि वर्ल्ड में अगर कोई बेस्ट एग्ज़ाम्पल है ग्रैबेन का, ग्रैबेन मतलब जो सेक्शन नीचे चला गया है, करेक्ट? सबसाइड हुआ है। तो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ठीक है? उसके अलावा राइने वैली, राइने कहाँ पे आता है? ये आता है यूरोप में। राइने रिवर है एक्चुअली, तो ये यूरोप में जो रिवर फ्लो कर रही है, ये इसी तरीके के ग्रैबेन से फ्लो कर रही है। क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि जो सेक्शन नीचे चला जाता है, सबसाइड होता है, वो एक्चुअली वहाँ पे फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पानी जमने के कारण वहाँ से क्या रिवर फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, करेक्ट? तो इसे हम लोग कहते हैं रिवर वैली। तो ऐसी रिवर वैली है जिसे हम लोग राइने वैली कहते हैं, जो जर्मनी में है, मतलब यूरोप में है। उसके अलावा आगे देखिए कि और कुछ है? हाँ, है। अगर होस्ट का, ये तो ग्रैबेन के थे दोनों एग्जांपल, होस्ट का कोई एग्जांपल है? हाँ, होस्ट का एग्जांपल कौन से है? वोस्गस माउंटेन करके है। ये वोस्गस माउंटेन अगेन यूरोप में ही है, इसी राइने वैली के साइड में है। तो उस माउंटेन को नाम दिया गया है वोस्गस माउंटेन, एंड वैली जो है उसे राइने वैली कहा जाता है। ठीक है? तो ये एग्जांपल है। इंडिया में कोई एग्जांपल है क्या इसका? है। इंडिया में बहुत बड़ा एग्जांपल है और ये आपको याद रखना है क्योंकि वो बड़ा ही प्रोमिनेंट एग्जांपल है। और इंडिया में जो एग्जांपल है वो है आपका विंध्यन माउंटेन। देखो मैं अभी प्रॉपरली विंध्यन माउंटेन कहाँ पे मैं बताता हूँ, फिलहाल तो ऐसे समझ लीजिए। विंध्यन माउंटेन यहाँ पे है, इसके बीच से एक रिवर फ्लो कर रही है और इसके साइड में इसके साउथ में और एक माउंटेन है, करेक्ट? तो ये जो कुछ माउंटेन है, ये है आपका विंध्यन माउंटेन, ठीक है? विंध्यन। और ये जो साउथ वाला माउंटेन है, इसको कड़ा कहा जाता है सातपुरा माउंटेन, ठीक है? सातपुड़ा माउंटेन। और यहाँ पे ये बीच से रिवर जो फ्लो कर रही है, उसका जो नाम है, इसका नाम है एक्चुअली नर्मदा रिवर। तो बेसिकली इतना समझिए कि जब हिस्टोरिकली जो हमारा इंडिया है ना, इंडियन प्लेट है, पूरा इंडिया का जो सॉलिड सेक्शन है ना, वो क्या हो चुका है? टूटा हुआ है, ठीक है? और उसकी वजह से क्या हो रहा है? मैं आपको दिखाई देता हूँ, वेट करिए, क्या ड्रॉ करते हैं पहले। तो देखो, अभी इनका लोकेशन कहाँ पे है? तो यहाँ पे इस तरीके से फैला है, एक्चुअली मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ से जो ईस्ट टू वेस्ट जो ओरिएंटेशन का है, वो है विंध्यन माउंटेन, करेक्ट?
और यहीं पे इसकी साउथ में और एक माउंटेन रेंज है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, इसे कहा जाता है सातपुड़ा माउंटेन। और इसी माउंटेन के इन दोनों माउंटेन के बीच से एक रिवर फ्लो करके इस तरीके से, और इसे कहा जाता है नर्मदा रिवर। तो ये नाम याद रख लीजिए कि ये जो माउंटेन है, विंध्यन माउंटेन, उसका जो प्रेजेंस है फिलहाल तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअली एमपी में प्रेजेंट है, ठीक है? मध्य प्रदेश में। और ये जो माउंटेन है यहाँ पे सातपुड़ा माउंटेन, ये एक्चुअली एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे सातपुड़ा माउंटेन, और बीच से जो रिवर फ्लो कर रही है, इस रिवर को कहा जाता है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 ब्लॉक्स हैं, अभी जैसे हमने समझा था अभी कि भाई ब्लॉक्स जो होते हैं ना वो नीचे चले जाते हैं। तो ये जो माउंटेन के ब्लॉक रहे होंगे, वो इंटैक्ट है इस तरीके से, और एक ब्लॉक जो है वो नीचे चला गया। फिर से एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये इसके ओरिएंटेशन के साथ-साथ ही मैंने निकाला हुआ है। तो बेसिकली ये जो ब्लॉक है हमारा, ये नीचे चला गया होगा और ये 2 ब्लॉक जगह पे। तो ये बीच वाला जो सेक्शन है, यहाँ से अभी रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है? इस सेक्शन से क्या कर रही होगी? रिवर फ्लो कर रही है इस तरीके से, करेक्ट? क्योंकि ये नीचे चला गया ना ब्लॉक, और ये 2 ब्लॉक जो अपवर्ड मूवमेंट करे हुए, यही हमारा एक विंध्यन बना, और ये जो साउथ वाला है, ये सातपुड़ा बना। करेक्ट? वो सातपुड़ा और विंध्यन के बीच से अभी रिवर फ्लो कर रही है, जिसे हम लोग कहते हैं नर्मदा रिवर। तो इंडिया में कोई एग्जांपल है ब्लॉक माउंटेन का? है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भी हैं, जैसे दामोदर रिवर वगैरह जैसे हैं, बट मैं आगे बताऊंगा एग्जैक्टली कि वो कैसे बने हुए। तो फिलहाल एक एग्जांपल आप इंडिया के बारे में याद रख लीजिए। विंध्यन माउंटेन है, सातपुड़ा माउंटेन, वो दोनों ब्लॉक माउंटेन्स हैं, और उससे उसके बीच में से जो रिवर फ्लो कर रही है नर्मदा रिवर, वो एक्चुअली फॉल्ट से रिवर मूव कर रही है, मतलब कि फ्लो कर रही है, फॉल्ट, क्योंकि वहाँ पे फॉल्टिंग हुई है और फॉल्टिंग के कारण ये सेक्शन नीचे चला गया, तो उसी सेक्शन से अभी रिवर फ्लो कर रही है, जिसे हम लोग कहते हैं नर्मदा रिवर, ठीक है? तो ये आपको समझना ज़रूरी है। तो ब्लॉक माउंटेन्स आर आल्सो कॉल्ड एज़ फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन। क्यों फॉल्ट? क्योंकि ये फॉल्टिंग के कारण ही बनते हैं। फॉल्टिंग के कारण ही ब्लॉक का मूवमेंट होता है, इसीलिए इसको फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स कहा जाता है, सिंस दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉल्टिंग एज़ अ रिजल्ट टेंसाइल एंड कंप्रेशनल फोर्सेस। जैसे मैंने कहा कि जो कंप्रेशनल एंड टेंशनल फोर्सेस कंटीन्यूअसली एक्ट होते रहते हैं ब्लॉक्स के ऊपर, इसी के कारण ब्लॉक की मूवमेंट होती है, जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को? ऑनलाइन समझ पा रहे हो आप? ठीक है? किसी को डाउट है यहाँ तक कि ब्लॉक माउंटेन क्यों कहा जा रहा है और इसका एग्जैक्ट प्रोसेस कैसे है फॉर्मेशन का? किसी को डाउट है? कोमल, उज्जवल? तो दिस इज सेकंड टाइप ऑफ माउंटेन। नाउ मूविंग टू थर्ड। तो अच्छा, इसके ऊपर ना क्वेश्चन भी पूछा गया है, देखो अभी। ये रिसेंटली 2024 में, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर, क्योंकि 2025 का तो पेपर इस 2 महीने पहले हो चुका है वैसे तो। तो अभी 2024 में, मतलब लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया। कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का, बट उसके ऊपर में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इसलिए हम लोग बेसिक्स को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, कि यहाँ पे एक रीजन दिया गया है, वर्ल्ड के अलग-अलग रीजन है वैसे, जैसे कि सेंट्रल एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे उस रीजन के कुछ माउंटेन रेंजेस के नाम दिए गए हैं। शायद ये रेंजेस वहाँ पे प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हमें क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें जो फर्स्ट नंबर पे है सेंट्रल एशिया, उस सेंट्रल एशिया में ओज़गस माउंटेन है क्या? और ये किस टाइप का माउंटेन, दैट इज़ फोल्ड माउंटेन या फिर अदरवाइज़ अलग कोई माउंटेन है, करेक्ट? ये आपको बताना है, क्लियर? तो बेसिकली हमें क्या करना है कि ये जो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे जो 3 सॉरी 4 पेयर लिखे हुए हैं, फर्स्ट, 2 से थर्ड एंड फोर्थ, वो करेक्टली मैच है कि नहीं? मतलब कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो रीजन है सेंट्रल एशिया, वहाँ पे ओज़गस माउंटेन प्रेज़ेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर है तो ओके, ये सही रहेगा। और वही जो ओज़गस माउंटेन है, वो कोल्ड माउंटेन है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना है। मतलब 2 चीज़ें चेक करनी है कि उस एरिया में वो माउंटेन है, या फिर उस माउंटेन का वो पर्टिकुलर टाइप है क्या? कि फोल्ड माउंटेन है या फिर वो ब्लॉक माउंटेन है क्या? वो भी हमें समझना ज़रूरी है। अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था, जो हमारा ओज़गस माउंटेन है, यहाँ पे देखो, एग्ज़ाम्पल अभी मैंने दिया आपको, ये जो ओज़गस माउंटेन है, हाँ, ये वाला, करेक्ट? तो वॉल्सगस माउंटेन आपका क्या है? होस्ट है। होस्ट मतलब क्या है? वो ब्लॉक माउंटेन ही है एक प्रकार से। तो अभी देखो, क्वेश्चन को अगर देखो ध्यान से, तो अभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करना होता है। देखो, अभी आपको अगर मान के चलो कि पता भी नहीं होता कि वो किस एरिया में होस्गस माउंटेन, बट आपको इतना अगर पता रहता कि होस्गस माउंटेन मैंने पढ़ा हुआ है, वो ब्लॉक माउंटेन है, तो ये पूरी पेयर ही गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है? क्योंकि हमें ये तीनों सही होना ज़रूरी है। मतलब जिस रीजन में वो माउंटेन है, वो होना भी ज़रूरी है उसी रीजन का,
या फिर ऐसा ना हो कि वोल्गस माउंटेन शायद नॉर्थ अमेरिका में दिया गया वहाँ पे सेंट्रल एशिया, करेक्ट? ऐसा भी ना हो, करेक्ट? तो हमें देखना है कि उस रीजन में वो माउंटेन है भी क्या और उसके साथ-साथ उसका टाइप भी सही है कि नहीं है, करेक्ट? तो बेसिकली देखिए कि सेंट्रल एशिया में ओज़गस माउंटेन नहीं आता। अभी मैंने कहा कि कहाँ पे आता है वो आता है यूरोप में। तो वैसे ये पेयर यहीं से कट हो जाती है, मतलब कि गलत हो जाती है। बट अगर मान के चलो आपको रीजन भी पता नहीं होता कि ओज़गस माउंटेन सेंट्रल एशिया में है या नहीं है, बट ये भी आपको पता होता है कि ये फ़ोल्ड माउंटेन नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि वो ब्लॉक माउंटेन है, तो फर्स्ट पेयर वैसे भी गलत हो जाता है, करेक्ट? नाउ सेकंड, मूविंग टू सेकंड, अभी मैंने लास्ट टाइम हमने यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा था कि आल्प्स माउंटेन यूरोप में आता है, ये सही है। बट यहाँ पे पूछा गया है कि बताया गया है कि आल्प्स माउंटेन ब्लॉक माउंटेन है। बट हमने अभी कल के लेक्चर में ही देखा कि वर्ल्ड के जो यंग फोल्ड माउंटेन है, उनमें आल्प्स माउंटेन आता है, जैसे कि हिमालयज़ है, आल्प्स है, करेक्ट? उसके अलावा आपका रॉकीज़ है, एंडीज़ है, ये सभी टाइप किसके हैं? ये फोल्ड माउंटेन के हैं। बट यहाँ पे बोला गया है कि ये ब्लॉक माउंटेन है, तो ये भी पेयर गलत होगी। इसका मतलब रीजन तो सही है, मतलब कि यूरोप में ही आल्प्स आता है, बट वो ब्लॉक माउंटेन नहीं है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। नॉर्थ अमेरिका में एपेलेचियन माउंटेन आता है क्या? हाँ, आता है, कल ही पढ़ा था हमने। कल हमने जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन एंड यंग फोल्ड माउंटेन के बारे में पढ़ा, उसमें हमने देखा था कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन के जो पुराने फोल्ड माउंटेन है, उनमें से एक कौन है? एपेलेचियन। बट एपेलेचियन फोल्ड माउंटेन में आता है। वो ओल्ड है, न्यू है, वो छोड़ दीजिए, बट वो फोल्ड माउंटेन है। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फोल्ड माउंटेन है। हाँ, सही है। नॉर्थ अमेरिका में ही आता है एपेलेचियन, उसके साथ-साथ वो फोल्ड माउंटेन में, इसकी वजह से ये पेयर सही है। तो मतलब थर्ड नंबर की पेयर सही है। नाउ साउथ अमेरिका का देखते हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें हमने देखा था कि सबसे लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है वो एंडीज़ साउथ अमेरिका में ही आती है। एट द सेम टाइम इट इज़ कोल्ड माउंटेन, इसका मतलब कि हमारा फोर्थ पेयर भी सही है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड इन हाउ मेनी अबव रोज़ हॉरिज़ॉन्टल रोज़ गिवन इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्टली मैच्ड। तो मतलब तीनों जो प्रॉपर्टीज़ है, तीनों जो हेड्स है, रीजन्स, नेम ऑफ माउंटेन एंड टाइप ऑफ माउंटेन, ये तीनों करेक्टली मैच है कि नहीं, ये हमें बताना था। तो उनमें से पहले जो 2 है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन पेयर्स, वो गलत है। थर्ड एंड फोर्थ सही है, मतलब उसका रीजन, द नेम ऑफ माउंटेन रेंज एंड द टाइप ऑफ माउंटेन, ये तीनों भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा? कितने पेयर सही है? तो ओनली 2 पेयर सही है। तो ये इसका आंसर है। समझ में आ रहा है आपको? तो बेसिकली लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हर रीजन के आपको ना माउंटेन रेंजेस पता होने ज़रूरी है कि कौन-कौन से माउंटेन रेंजेस किस-किस एरिया में, सो दैट कि आपको समझ में आए कि हाँ, इस रीजन में ये माउंटेन रेंजेस हैं। एट द सेम टाइम हम लोग अभी उसका थोड़ा टेक्निकल चीज़ समझ रहे हैं कि वो फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है या फिर अदर टाइप ऑफ माउंटेन है क्या, करेक्ट? तो ये जब आपको पता होता है कि भाई किस टाइप का माउंटेन है, किस रीजन में है, तो फिर आप इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। वैसे क्वेश्चन ये बड़ा ही आपका, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैप बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी में बड़े पूछे जा रहे हैं, उनमें से एक ये क्वेश्चन बन रहा है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, बट इसके लिए आपको थोड़े फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। चलिए, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन इज़ कॉल्ड वोल्केनिक माउंटेन। 2 माउंटेन सिस्टम हमने कर ली। अभी नेक्स्ट है वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनो आपको पता है वैसे। वोल्केनो क्या होता है? जैसे कि हमारा इमेजिनेशन रहता है कि भाई वोल्केनो में क्या होता है कि जब भी इरप्शन होता है, तो यहाँ पे अगर मान के चलो कि कोई नॉर्मल इस तरीके से हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट है, मतलब हमारे ज़मीन का हिस्सा है, तो इसमें से ही नीचे से कुछ लावा टाइप मटेरियल बाहर आता है। हमने सुना है वर्ड लावा वगैरह, और यहीं पे एक्सप्लोजन होता है, करेक्ट? एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये भी हमने सुना था, करेक्ट? देखा है या फिर हमारा इमेजिनेशन है कि वोल्केनो इज़ नथिंग बट इरप्शन ऑफ मैग्मा, ठीक है? तो अभी मैंने वर्ड लावा भी यूज़ किया, मैग्मा भी यूज़ किया। देखो, दोनों वर्ड वैसे तो सही है, कोई गलत नहीं है, बट ये ना लोकेशन के हिसाब से इनका नाम चेंज होता है। नीचे में मतलब जब वही मैग्मा ज़मीन के नीचे जब रहता है, डीप अंडर सीटेड जब होता है, तो उसे ना मैग्मा कहा जाता है। ये वर्ड याद रख लेना। हम लोग यूजुअली वर्ड लावा यूज़ करते हैं, तो उसे मैग्मा कहा जाता है। बट वही मैग्मा जब ज़मीन के ऊपर आता है, जब उसका इरप्शन होता है, जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, तो उसे कहा जाता है लावा, ठीक है? तो लावा और मैग्मा का आपको फ़र्क समझ समझ गया होगा कि बेस्ड ऑन लोकेशन, तो उसको अलग-अलग नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि ज़मीन के अंदर होगा तो मैग्मा, और ज़मीन के बाहर आया तो उसको लावा कहते हैं। बट सिंपल, इसमें क्या हो रहा है, इस पूरे एक्टिविटी में जो अंडरनीथ मैग्मा है, जो ज़मीन के अंदर का मैग्मा है, वही इरप्ट हो रहा है और ज़मीन के ऊपर आ रहा है, करेक्ट? और जब वो ज़मीन के ऊपर आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे फिर? वोल्केनिक एक्टिविटी कहेंगे। उसे हम लोग कहते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी। अभी होता क्या है ना, इसी वोल्केनिक एक्टिविटी में ये जो लावा जो ज़मीन के ऊपर आ चुका है ना, वो कभी-कभी इस तरीके से ज़मीन के ऊपर आने के बाद एक ना डोम बना देता है।
इस तरीके से डोम बना देता आया इस तरीके से, और वही मटेरियल क्या हो गया, आने के बाद वहाँ पे डिपॉज़िट हो गया इन द फॉर्म ऑफ डोम, करेक्ट? और ये जो डोम होता है, ये इट इज़ डोम क्या होता है बेसिकली? जो लावा है ना, जो अभी ज़मीन के ऊपर आ चुका है ना, वही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठंडा हो जाता है। लावा वैसे बहुत ज़्यादा हीटेड होता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो ठंडा हो जाता है, तो उसके कूलिंग के बाद वही सॉलिडिफ़ाई हो जाता है, और सॉलिडिफ़ाई होने के बाद एक बड़ा ऐसा डोम बना देता है। इस डोम को ही हम लोग वोल्केनिक डोम कहते हैं, ठीक है? वोल्केनिक डोम कहते हैं, या फिर सिंपली वोल्केनो भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो वोल्केनिक डोम या फिर वोल्केनो। तो अभी ये जो कुछ डोम बना है ना, ये नॉर्मली पहले कैसे था? नॉर्मली वो जो हमारी जगह जगह थी, ठीक है? नॉर्मली वो जगह जो थी हमारी, वो तो बड़ी ऐसी फ्लैट स्ट्रक्चर था। बट जस्ट बिकॉज़ की वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, तो यहाँ पे इस तरीके से डोम बन गया। वो जो डोम है अभी, वो एग्ज़ैक्टली आपको ना माउंटेन जैसे दिख रहा है अभी, करेक्ट? माउंटेन जैसे दिख रहा है, और इसी माउंटेन को कहा जाता है देन वोल्केनिक माउंटेन। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, इस वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो डोम का फॉर्मेशन होता है, इसी डोम को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। तो वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, जो इस प्रकार से बने हुए हैं। देखो, पूरी जो कुछ हम लोग देख रहे हैं अभी, कि इसमें जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, तीनों, अभी इसके पहले हमने देखा फोल्ड माउंटेन बनते हुए, उसमें कुछ अलग प्रोसेस फॉलो हुई थी। उसके बाद हमने अभी आज के लेक्चर से हमने हमारी जो शुरुआत हुई ब्लॉक माउंटेन्स हुई, उसमें कुछ अलग तरीके से प्रोसेस फॉलो फॉलो हुई, और यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन में कुछ अलग तरीके से प्रोसेस फॉलो हो रही है। मतलब द फॉर्मेशन ऑफ दीज माउंटेन्स इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन द डिफरेंट डिफरेंट नेम और कैटेगरीज एज ए डिफरेंट माउंटेन्स, करेक्ट? तो फोल्ड माउंटेन्स है, कुछ ऐसे आपके ब्लॉक माउंटेन्स है, कुछ आपके वोल्केनिक माउंटेन्स है। तो वर्ल्ड में इस तरीके से माउंटेन्स बने हुए हैं, करेक्ट? अभी देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द माउंटेन्स फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ वोल्केनिक मटेरियल, कि जो माउंटेन्स ऐसे हैं, जो एक्यूमुलेशन होने के कारण बने हुए हैं। बट किसका एक्यूमुलेशन? वोल्केनिक मटेरियल का। अभी वोल्केनिक मटेरियल में एक मटेरियल मैंने आपको बताया, लावा। तो एक मटेरियल बताया, इसका मतलब अदर भी मटेरियल है क्या? हाँ, है। क्योंकि ना वोल्केनिक एक्टिविटी जब होती है ना, सिर्फ लावा बाहर नहीं निकलता। लावा इज़ नथिंग बट, हम लोग ऐसे समझ लीजिए, इट इज़ अ मोल्टन रॉक्स, मतलब बड़े-बड़े जो रॉक्स है, जो ज़मीन के ऊपर हम लोग देख रहे हैं ना, उसको ही हम लोग बहुत ज़्यादा हीट अगर देते हैं ना, तो वो लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं। करेक्ट? याद रखिए, जैसे कि कोई भी बड़े हम लोग कहते हैं ना कि जो बड़े-बड़े ऐसा लोहा वगैरह होता है, लोहा को पिघला देना, क्योंकि कैसे पिघला सकते हो? तो हीट देना पड़ेगा। उसी तरीके से हम लोग ना पत्थर को भी पिघला सकते हैं, बट उसके लिए ना ट्रेमेंडस हीट की ज़रूरत होती है। इतनी ट्रेमेंडस हीट ज़मीन के ऊपर तो है नहीं, वो ज़मीन के नीचे होती है। तो उसी ट्रेमेंडस हीट की वजह से क्या होता है, ज़मीन के नीचे ना ये मैग्मा बना होता है, जो कभी-कभी ज़मीन को पेनिट्रेट करके ज़मीन के ऊपर में भी आता है। बट ज़मीन के ऊपर आने के बाद वो ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि सराउंडिंग में अभी क्या है, एयर है, और एयर के कारण वो वेंटिलेशन के कारण वो ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनिक डोम वो माउंटेन्स बना देता है, करेक्ट? सो जैसे मैंने कहा कि इसी लावा के साथ-साथ अदर मटेरियल भी इरप्ट होता है, जैसे कि ऐश। ऐश जो हमने सुना हुआ है, उसके साथ-साथ वाटर वेपर भी इरप्ट होते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो आते टाइम ज़मीन जब फटती है ज़ोर से, जिसको हम लोग एक्सप्लोजन कहते हैं, वोल्केनिक एक्सप्लोजन कहते हैं, तो जो पत्थर वगैरह होते हैं ना, बड़े-बड़े बोल्डर्स वगैरह, जिसे बोल्डर्स कहा जाता है एक्चुअली, तो ये बोल्डर्स भी ऐसे उछाले जाते हैं हवा में, करेक्ट? तो ब्लास्ट जैसे होता है उसी तरीके से। तो वही जो बोल्डर्स है ऊपर जाते हैं, फिर ऑब्वियस है वो नीचे आने ही वाले हैं ग्रेविटी के कारण। वही ग्रेविटी के कारण फिर से आके उसी डोम का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो एक्युमुलेशन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट वोल्केनिक मटेरियल का, उनसे ही हमारा क्या बन रहा है, वोल्केनिक माउंटेन्स बन रहा है। और माउंटेन्स ऑफ एक्युमुलेशन भी उसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें मटेरियल का एक्युमुलेशन हो रहा है ड्यूरिंग वोल्केनिक एक्टिविटी, जो इरप्ट हुआ था या फिर बाहर निकले थे, करेक्ट? अभी एग्जाम्पल क्या है वर्ल्ड में, तो किलिमांजारो। किलिमांजारो सबसे हाईएस्ट पीक था, हमने इसके बारे में सुना है, ठीक है? वो टांजानिया में आता था। जब हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन समझ रहे थे, तब किलिमांजारो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक था। वो वोल्केनिक इन ओरिजिन है, ठीक है? माउंट मौना लोआ हवाई आइलैंड करके है, जो यूएसए का टेरिटरी है एक्चुअली, पैसिफिक ओशियन में। तो वहाँ पे माउंट मौना लोआ करके एक आपका आइलैंड है, तो उसको, ये भी आपका वोल्केनिक माउंटेन है। देन माउंट पोपा इन म्यांमार। तो ऐसे बहुत सारे देशों में अलग-अलग ऐसे माउंट है, जहाँ माउंट इन द सेंस वोल्केनिक माउंटेन्स है, तो वो है। जैसे कि माउंट पोपा हो गया। देन फुजियामा, फुजियामा माउंटेन जापान, करेक्ट? तो ये भी एक है। इंडिया में कोई है क्या वोल्केनिक माउंटेन? हाँ, है। इंडिया में जो वोल्केनिक माउंटेन, उसका नाम क्या है? मैं नाम बताता हूँ, याद कर लीजिए, ठीक है? ये एनसीईआरटी में, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें भी दिया गया है। तो इंडिया में जो एक्टिव वोल्केनो है, उसका नाम है बैरन आइलैंड।
ठीक है? बायरन आइलैंड करके नाम है उसका, वो आता है अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है ना, वहाँ पे आता है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, हमने आइलैंड इंडिया निकाला हुआ है ना, करेक्ट। तो यहाँ पे जो हमने इंडिया निकाला हुआ है, तो इंडिया सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत बारी ना हम लोग यहाँ की हमारी जो टेरिटरी है वो दिखाते नहीं है, करेक्ट? जो एक्चुअली आइलैंड ग्रुप है, इसी आइलैंड ग्रुप को कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। और इसी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में यहाँ पे थोड़ा दूर, मतलब उसके राइट साइड में जो अपनी ही टेरिटरी में आता है, मतलब इंडिया के टेरिटरी में आता है, इसे कहा जाता है बैरन आइलैंड, ठीक है? इसे बैरन आइलैंड कहा जाता है। और उसके ही ऊपर में यहाँ पे और एक आइलैंड है जिसे कहा जाता है नारकोंडम आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड। तो दोनों नाम याद रखना है आपको। देखो मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ कि ऐसा फैक्चुअल डेटा आपको पता होना ज़रूरी होता है, तो इनके नाम याद कर लीजिए। एक है आपका नारकोंडम आइलैंड और दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं बैरन आइलैंड। तो ये 2 एग्ज़ाम्पल है इंडिया में, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट ये 2 बड़े प्रोमिनेंट है जिनके बारे में यूपीएससी यूजुअली क्वेश्चन पूछता है। एक है नारकोंडम आइलैंड और उसके ही नीचे, मतलब ऊपर में नारकोंडम है, उसके नीचे बैरन आइलैंड है। और बैरन आइलैंड जो है वो एक्टिव वोल्केनो है, मतलब वहाँ पे अभी भी वोल्केनिक एक्टिविटी वोल्केनो है, ठीक है? वोल्केनिक एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे अदर आपने जो टीवी के ऊपर देखा होगा शायद, करेक्ट? नारकोंडम आइलैंड जो है ना वो अभी एक्टिव वोल्केनो नहीं रहा, उसे डोरमेंट वोल्केनो कहा जाता है। डोरमेंट इन द सेंस क्या कि वो हमारे हिस्टोरिकली पास्ट में, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में जब से हमें समझ आ चुकी है हमारे सराउंडिंग की, तो हम लोग जब से नोट डाउन कर रहे हैं सब कुछ चीज़ों को, पास्ट में भी, हिस्ट्री में भी, तब से इसका इरप्शन हमने हमारे आँखों से नहीं देखा। मतलब ऐसा कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है कि नारकोंडम आइलैंड अ, मतलब नारकोंडम जो कुछ वोल्केनो है वो इरप्ट हुआ था ह्यूमन नोन हिस्ट्री में, करेक्ट? तो इसीलिए उनको ना डोरमेंट कहा जाता है। बट ये जो है बैरन आइलैंड, तो ये हमारे सामने इरप्ट हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसको एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। तो बेसिकली एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं, डोरमेंट वोल्केनो क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आगे बताऊँगा। फिलहाल तो ये वर्ड मैंने यूज़ कर लिए, इसीलिए मैं इसको समझा रहा हूँ आपको कि एक्टिव वोल्केनो मतलब क्या, कि ह्यूमन हिस्ट्री में हमने इसको देखा है इरप्ट होते हुए, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज़ एक्टिव वोल्केनो। तो डोरमेंट का मतलब क्या होता है कि डोरमेंट वोल्केनो ऐसे वोल्केनोस होते हैं जो हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में जब से हमारी समझ आ चुकी है विथ रिस्पेक्ट टू अवर सराउंडिंग, तो ऐसा कहीं पे रिकॉर्ड अभी तक तो पास्ट में भी जो लोग होते हैं वो बताते हैं ना कि भाई हाँ ठीक है, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं करा होगा बट बताया तो होगा कि ये कभी इरप्ट हुआ था वगैरह। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन फिलहाल तो नहीं है, बट वो फिर उसको हम लोग वोल्केनो क्यों कहते हैं अगर कोई साइन ही नहीं बताया है तो, करेक्ट? तो इसे वोल्केनो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वोल्केनिक एक्टिविटी होने के बाद जो एक स्ट्रक्चर बनता है ना, एक्टिविटी होने के बाद जो एक स्ट्रक्चर बनता है, वो स्ट्रक्चर एक्चुअली इस नारकोंडम आइलैंड का है। तो इसका मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि दो दैट द इरप्शन, द एविडेंसेस ऑफ इरप्शन जो है वो फिलहाल तो हमारे पास नहीं है, जो रिटर्न हम लोग कहते हैं या फिर डॉक्यूमेंटेड जो कुछ ऐसे हम लोग कह सकते हैं। बट उसमें इरप्शन के बाद जो एक प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है सराउंडिंग में, वो एक्चुअली स्ट्रक्चर वो शो करता है, ठीक है? नारकोंडम आइलैंड, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डोरमेंट। बट बैरन आइलैंड तो वो हमारे सामने इरप्ट हुआ है, तो हम लोग इसको एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। तो ये 2 नाम याद रखना है, ठीक है? इंडिया के नारकोंडम आइलैंड एंड बैरन आइलैंड। और वर्ल्ड के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो तो अभी जैसे मैंने कहा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि माउंट किलिमंजारो है, देन माउंट माउना लोआ हो गया, माउंट पोपा म्यांमार, फुजियामा जापान। तो जब भी आप वोल्केनो पढ़ते हो ना, तो वोल्केनो किस देश का है, जिस तरीके से हमने देखा कि माउंटेन किस कॉन्टिनेंट का है, माउंटेन किस देश में वो प्रेज़ेंट है, तो उसी तरीके से ना ये वोल्केनिक जो माउंटेन्स होते हैं ना, ये भी याद करना है आपको। कौन से देश में कौन-सा माउंटेन, इसके ऊपर में भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि मैंने अभी कह दिया कि भाई बताओ फुजियामा कहाँ पे है, तो फुजियामा जापान में है। अरे किलिमंजारो कहाँ पे है? किलिमंजारो तंजानिया में आता है, तंजानिया कंट्री है। साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका तो वैसे कॉन्टिनेंट है बट तंजानिया कंट्री है, क्लियर? तो दिस इज अबाउट वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है? तो इसके बारे में जो डिटेल है वोल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है वगैरह में आगे हम लोग समझेंगे, बट फिलहाल तो ये वोल्केनिक माउंटेन का एक टाइप है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज डोम माउंटेन। अभी डोम क्या होते हैं, जैसे हमने हिल पढ़ा था तो हिल में डोम इस तरीके से होता है, ये हमने पढ़ा था, करेक्ट? ये डोम माउंटेन का फॉर्मेशन एग्जैक्टली कैसे होता है, अभी देखो क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोम माउंटेन्स आर फॉर्म व्हेन अ लार्ज ग्लोब ऑफ मैग्मा floats up from the beneath the crust, push up the surface rock, creating round swelling in the crust। का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो हमारी जमीन इस तरीके से थी अभी तक फ्लैट, बट जैसे मैंने कहा कि नीचे से कभी कभी क्या होता है, मैग्मा इरप्ट करता है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो इरप्ट होने वाला मैग्मा है ना, ऐसे पेनेट्रेट करके बाहर नहीं आता,
रैदर वो क्या करता है ना, इसका जो नीचे का मैग्मा है जो ऊपर आ रहा है, तब ऐसे पुश करते हुए आ रहा है, तो ये ऊपर वाला जो ज़मीन है ना, इसको थोड़ा इस तरीके से डोम बना देता है। उसने क्या किया, पुश किया नीचे से, तो इस तरीके से डोम बना दिया। करेक्ट? समझ में आ रहा है आपको कि इसने क्या किया, इस मैग्मा ने इस तरीके से पुश किया, उसकी वजह से ये जो कुछ हमारा फ्लैट ऐसा एक ब्लॉक था, ये ब्लॉक अभी हमारा कैसे बन गया, डोम शेप बन गया। और इसी डोम शेप मैग्मा को, सॉरी, इसी डोम शेप लिथोस्फीयर को हम लोग क्या कहते हैं फिर, डोम माउंटेन कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे अगर आप फिर से एक बार ये डेफिनेशन पढ़ते हो तो वही लिखा हुआ है, डोम माउंटेन्स आर फॉर्म व्हेन लार्ज ग्लोब्स ऑफ मैग्मा। मैग्मा अभी आपको बताया था कि मैग्मा इज नथिंग बट द मोल्टन स्टेट ऑफ रॉक। जो जमीन के अंदर हम लोग रहता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, जमीन के ऊपर आ गया तो लावा कहते हैं। करेक्ट? तो लार्ज ग्लोब ऑफ मैग्मा फ्लोट्स अप फ्रॉम द बीनीथ द क्रस्ट एंड पुश अप द सरफेस रॉक। और सरफेस रॉक को जो पुश करता है तो उसके कारण क्या होता है, एक राउंडेड स्वेलिंग बन जाती है क्रस्ट में। क्या आप बोलोगे सर क्रस्ट क्या होता है? तो समझ लीजिए कि हमारा जो जमीन है ना, जैसे मैंने अभी कहा था कि अर्थ तो बहुत बड़ी है, तो अर्थ का यहाँ तक सेंटर तक तरीके से पूरा काइंड ऑफ मेजरली तो सॉलिड सेक्शन है, बट उसके साथ साथ बीच बीच में ना कहीं पे लिक्विड सेक्शन भी है। मैं ये बाद में समझाऊंगा, बट फिलहाल तो इतना समझिए। तो इसमें से जो फर्स्ट ये जो कुछ हमारा पूरा इंटीरियर है अर्थ का, ये ना डिवाइडेड है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में। उनमें से जो फर्स्ट लेयर होती है ना एकदम पास वाली, जो फर्स्ट लेयर है एकदम जमीन मतलब सरफेस से फर्स्ट लेयर, जैसे कि मैंने अभी एक लेयर निकाल दी तो ये वाली लेयर, ठीक है, तो ये लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, अपर मोस्ट लेयर कहा जाता है, और इसके ऊपर ही हम लोग रह रहे हैं। मतलब हम लोग जो है ना क्रस्ट के ऊपर रह रहे हैं। मतलब अर्थ का जो सॉलिड सेक्शन है, इस सॉलिड सेक्शन को डिवाइड करा गया है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, बट इसका जो सबसे ऊपर वाला लेयर है जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है। तो मैं अभी कभी कभी लिथोस्फीयर वर्ड यूज कर रहा हूँ, कहीं कहीं डेफिनेशन में आपका क्रस्ट वर्ड है। तो क्रस्ट ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग जिसके ऊपर रह रहे हैं सबसे ऊपर वाला पार्ट है, करेक्ट, क्रस्ट, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड क्रस्ट है। इसके बारे में डिटेल में मैं समझाऊंगा कि वो लेयर सिस्टम कैसे होती है, इंटीरियर ऑफ एन अर्थ कैसे बना हुआ है टोटली, और कैसे कैसे लेयर्स बने हुए हैं हम लोग आने वाले लेक्चर। बट फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो आपका अंडरलाइंग अंडरनीथ जो आपका मैग्मा होता है ना, ये डोम के कारण, सॉरी, ये पुश करता है आपके लिथोस्फीयर को, उसके कारण इस तरीके से डोम बनता है जिसे हम लोग डोम माउंटेन कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैग्मा इरप्ट नहीं हुआ इस केस में, ये वाले वोल्केनिक माउंटेन में वो इरप्ट हुआ था, करेक्ट, इरप्ट नहीं हुआ मतलब जमीन के बाहर नहीं आया। उसने सिर्फ क्या किया, नीचे नीचे से वो एनर्जी के साथ था तो उसने सिर्फ पुश किया, उसकी वजह से जो फ्लैट लैंड थी हमारी ऊपर से अभी तक वो फ्लैट हुआ करती थी, वहाँ पे डोम बना हुआ है, करेक्ट, ये हम लोग डोम माउंटेन कहते हैं। वंस द मैग्मा कूल इट क्रिएट्स a large dome of harder rock under the surface which erosion sometimes reveals। तो नीचे में क्या बन गया फिर, डोम बन गया। बट अभी डोम जो बना है वहाँ पे ये क्यों बना है, क्योंकि ये नीचे से जो मैग्मा आ रहा था वो इस तरीके से इसने पुश किया और इस तरीके से बन गया, करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट, ये मैग्मा ही था पूरा जो नीचे से आ रहा था और इसको पुश किया। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने कल भी पढ़ा था कि इरोजन एक्टिविटी चल रही है। इरोजन क्या करता है, इरोजन जैसे कि विंड है, रेन वाटर है, ये ऊपर वाली जो लेयर्स होती है इनको कंटिन्यूसली इरोड करते चलते हैं। और इरोड करते करते कभी कभी क्या होता है ना, पास्ट में कभी इसका ये एक्टिविटी हुई होगी और उसके कारण जमीन के नीचे जो मैग्मा था वो कूल डाउन हो चुका होगा, रिवील हो जाता है। वही क्या होता है, रिवील होता है। रिवील होना मतलब क्या, जिसको देख पाते हैं। तब जमीन आपके अभी फिलहाल तो जमीन के नीचे बहुत सारे ऐसे डोम बने रहे होंगे, फिर बने होंगे, बट हम लोग उसको अभी फिलहाल नहीं देख पा रहे क्योंकि उसके इतने जा नहीं सकते, करेक्ट। बट होगा क्या, अभी आने वाले फ्यूचर में शायद जहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल रह रहे हैं जिस जमीन के ऊपर, ये पूरा ज़मीन पूरा का पूरा वियर डाउन हो जाएगा। मतलब बिकॉज़ ऑफ सम इरोजनल एजेंट लाइक विंड हो गया या फिर रेन वाटर हो गया। तो अल्टीमेटली जो ज़मीन के अंदर दबे पड़े ऐसे जो कुछ आपके मैग्मा वाले जो डोम है ना, जो मैग्मेटिक अ, हम लोग डिपोज़िशन कहेंगे, ये डिपोज़िशन फिर रिवील होंगे, एक्सपोज़ हो जाएँगे और इसको फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये डोम माउंटेन है। तो आप यहाँ पे कुछ इमेज देख पाओगे, ये शायद पहले ज़मीन के नीचे रहा होगा, बट अभी बिकॉज़ ऑफ इरोजन ये ज़मीन के बाहर ये स्ट्रक्चर आपको देख पा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से मैग्मा अप मूवमेंट करता है और अप मूवमेंट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से बल्ज क्रिएट कर देता है। तो जो ज़मीन है, इस तरीके से बल्जी हो जाती है। बल्ज होना मतलब एक तरीके से डोम क्रिएट हो जाना, करेक्ट? क्लियर यहाँ तक? बिकॉज़ ऑफ टेंशनल फोर्स व्हिच कोमल?
मैं ये समझ नहीं पाया आपसे। अच्छा, वन मोर कि आप ना अनम्यूट होके भी पूछ सकते हो डायरेक्ट, हाँ? आज मैं घर से ही ले रहा हूँ इसलिए यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। आप डायरेक्ट अनम्यूट हो जाइए और मुझे क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है? मतलब मैं समझ पाऊँगा जल्दी, नहीं तो ये आप लिखते हो ना तो मुझे समझने में नहीं आता। ठीक है? ठीक है, तो आपको जब भी लगेगा कि क्वेश्चन पूछना है, हाँ, पूछिए, पूछिए। हाँ। हुँ, हुँ। देखो, हाँ, वेट अ मिनट, मैं आपको समझा देता हूँ कि टेंशनल फोर्सेस और इसमें फ़र्क क्या होता है पहले तो, ठीक है? देखो, फोर्सेस ना बहुत सारे अलग-अलग टाइप के होते हैं। आने वाले लेक्चर्स में वैसे पढ़ेंगे हम लोग, बट मैं एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको। कि होता क्या है ना कि टेंशनल फोर्सेस और कंप्रेशनल फोर्सेस हम लोग कब कहेंगे? देखो, मैं अर्थ को इस तरीके से निकाल रहा हूँ। ये हमारी अर्थ है। अभी इसी अर्थ में मैंने अभी कहा था आपको कि देयर इज़ अ लेयर सिस्टम, और ये जो लेयर सिस्टम है, ये लेयर सिस्टम इस तरीके से अंदर तक है। अभी बहुत सारे लेयर्स है वैसे, ठीक है? एक लेयर ये होगी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग इसके ऊपर रह रहे हैं अभी। बट ये जो कुछ पूरा एक अर्थ का सरफेस है, पूरे ग्लोब हम लोग देखते हैं, ये ना ऐसे एक्चुअली ना डिवाइडेड है। ये पूरा सॉलिड सेक्शन नहीं, ये डिवाइडेड है। तो ये जो ऊपर वाली लेयर हम लोग जिसे कह रहे हैं, जिसे हम लोग यूजुअली लिथोस्फियर कहते हैं। बट मैंने इसके बाद और एक वर्ड यूज़ किया था जिसे हम लोग क्रस्ट कह रहे थे, करेक्ट? तो अभी ये लिथोस्फियर या फिर क्रस्ट हम लोग समझने के लिए अभी क्रस्ट या फिर लिथोस्फियर जो भी आपको ईज़ी लगे। तो ये जो 2 प्लेट्स होती हैं, जैसे कि एक प्लेट होगी, 1 नंबर की प्लेट है, ये 2 नंबर की प्लेट है। तो ऐसे मैं नाम दे दे रहा हूँ उसी को भी, मतलब नंबरिंग कर रहा हूँ 5, 6 और 7। तो ये सभी के सभी जो प्लेट्स हैं ना, एक-दूसरे के रिस्पेक्ट में ना मूवमेंट चलती है। जैसे कि 1 और 2 नंबर की प्लेट एक-दूसरे की तरफ आ रही है। अगर मान के चलो इस तरीके से। तो एक-दूसरे की तरफ जब दोनों प्लेट जब आती है तो इनको कन्वर्जेंस कहा जाता है। कन्वर्जेंस, अभी आप बोलोगे सर दोनों प्लेट तो एक-दूसरे को लग के फिर एक-दूसरे की तरफ कैसे आ रही है? तो एक्चुअली एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है इस पॉइंट के ऊपर। क्योंकि ऑब्वियस है कि 2, अगर ट्रक की एक्सीडेंट होगा तो वो क्रश तो होने ही वाला है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ना जहाँ पे दोनों का मार्जिन होता है, दोनों का बाउंड्री होता है, यहाँ पे दोनों प्लेट अगर एक-दूसरे की तरफ आएँगे ना तो वहाँ पे क्या होता है ना, दोनों टूट जाती है। बट एक बात समझिए, मैंने क्या समझा रहा हूँ आपको, एक तो पास आती है, यहाँ से दूर जा सकती है। जैसे ये पूरी की पूरी प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो शायद साइड वाली प्लेट मतलब 1 एंड 7 नंबर की प्लेट इस तरीके से इस पॉइंट पे दूर जा रही है। तो कुछ कभी-कभी क्या होता है ना, 2 प्लेट एक-दूसरे की तरफ आ सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे हो रहा है, और कभी-कभी एक-दूसरे से दूर जा सकते हैं। तो जहाँ पे एक-दूसरे की तरफ आते हैं या फिर एक-दूसरे के दूर जाते हैं ना, वहाँ पे जो फोर्सेस तैयार होते हैं उनको टेंशनल एंड कंप्रेशनल फोर्स कहा जाता है। क्यों? क्यों कहा जाता है कि अगर मान के चलो मैं एक ही ब्लॉक कंसीडर कर रहा हूँ, फिलहाल यही ब्लॉक कंसीडर कर रहा हूँ जिसके ऊपर हम लोग रह रहे थे अभी। करेक्ट? जिसे हम लोग एक्चुअली प्लेट्स कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। अगर मान के चलो कि इस प्लेट के ऊपर यहाँ इधर से आने वाली जो प्लेट थी, उन्होंने प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर अप्लाई किया मतलब क्या होगा कि दोनों प्लेट यहाँ पे एक-दूसरे के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा क्रशिंग। क्रशिंग मतलब एक-दूसरे के ऊपर उसका प्रेशर अप्लाई हो रहा है, करेक्ट? तो इस तरीके का जो क्रशिंग होता है या फिर प्लेट के ऊपर जो होता है, इसे कंप्रेशन कहा जाता है। ठीक है? इसे कंप्रेशन कहा जाता है, क्लियर? और अगर मान के चलो कि प्लेट एक-दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है? तो इन तरीके का जो फ़ोर्स होता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, करेक्ट? इसे टेंशनल कहा जाता है, ठीक है? टेंशनल फ़ोर्स कहा जाता है। बट अभी इस कंडीशन में क्या हुआ पता है क्या आपको? इस कंडीशन में हमारे अर्थ के नीचे एक लेयर है, जहाँ पे ना मतलब ये लेयर मैं आगे जाके समझाऊँगा, देयर इज़ वन मोर लेयर, इसी लेयर के नीचे और एक लेयर है। ऊपर वाले लेयर को तो हम लोग क्रस्ट कह रहे हैं या फिर लिथोस्फीयर कह रहे हैं। नीचे में ना देयर इज़ अ चेंबर ऑफ मैग्मा। मैग्मा है, जहाँ से यूजुअली हमारा जो कुछ वोल्केनिक एक्टिविटी होता है ना, वहीं से ये मैग्मा ऊपर आता है। ठीक है? ये एक प्रकार से ना स्टोर हाउस है वास उसका, मैग्मा का, और वहीं से मैग्मा ऊपर आता है। करेक्ट? इस तरीके से देखो, यहाँ पे फिलहाल आप देख पाओगे कि ये मैग्मा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। जब ये मैग्मा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरीके से फ़ोर्स अप्लाई हो रहा है, नीचे से ऊपर तक। उसी के कारण हमारे ज़मीन जो अभी तक फ्लैट थी, शायद जिसके ऊपर आप खड़े थे ना अभी, वो काइंड ऑफ फ्लैट थी, बट वही फिर डोम बना देती है यहाँ पे इसे, करेक्ट? क्योंकि नीचे से आ रहा है। बट अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि ये टेंशनल फ़ोर्स है क्या? नहीं, इसे टेंशनल फ़ोर्स नहीं कहा जाता है। जब मूवमेंट ऐसी होगी, देखो अभी, इसे ना थोड़ा टेक्निकली अगर मैं ध्यान से बताता हूँ आपको, तो यहाँ पे देखना। इस पॉइंट के ऊपर एक तो 2 प्लेट एक दूसरे के पास आ सकती हैं,
या फिर एक दूसरे से दूर जा सकती है, करेक्ट? जैसे कि यहाँ पे दूर गई बट यहाँ पे पास आई थी, करेक्ट? तो ये कंप्रेशन और टेंशन अगर एक दूसरे की तरफ आ रही है मतलब दोनों पास-पास आ रहे हैं तो उसे हम लोग कंप्रेशन कहेंगे। बट दूर जा रही है तो उसको हम लोग टेंशन कहते हैं, करेक्ट? बट यहाँ पे ये 2 तरीके से एक्टिविटी होनी ज़रूरी है। अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में आप उसका एक्शन देख रहे हो ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में वो दोनों मूवमेंट जब देख रहे हो प्लेट्स का, तो वो कैसे देख लीजिए आप, ठीक है? यहाँ पे दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक दूसरे से दूर आ रही है। बट इसमें क्या हुआ है, अभी जो डोम बना था, नीचे से कुछ फ़ोर्स लगा और नीचे से फ़ोर्स लगने के कारण जो ओवरलाइंग उसकी जो लिथोस्फेरिक प्लेट थी, उसमें डोम बना। तो कंप्रेशन एंड टेंशन में डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहले 2 कंडीशन में आप देख रहे हो यहाँ पे, कंप्रेशन एंड टेंशनल, करेक्ट? नीचे से आने वाला जो कुछ मैग्मा है, वो उसको ना जो पुश कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट। एग्ज़ैक्टली वो टेंशन नहीं है, बट जिसे हम लोग अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं, ठीक है? तो इसमें जो अभी ब्लॉक माउंटेन तैयार हो सॉरी जो आपका डोम माउंटेन तैयार हो रहा है, इसमें हम लोग टेंशनल फोर्सेस एक्शन में हैं या फिर हम लोग कहेंगे कि जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस है टेंशनल है, ऐसे नहीं कह सकते। बट इसके पहले हमने जो समझा था ब्लॉक माउंटेन में, उसमें एक्चुअली क्या हो रहा था कि जो प्लेट है, उसके ऊपर टेंशनल फोर्स लग रहा था, तो उसके कारण क्या हो रहा था कि जो क्रैक्स है, वो क्रैक्स एक्चुअली क्या हो रहे थे, टेंशनल फोर्सेस लगना मतलब कि सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि ये जो प्लेट है अभी फिलहाल यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसी प्लेट के ऊपर इस तरीके से फोर्स लग रहा है, करेक्ट? मतलब अवे फोर्स जिसे हम लोग कहते हैं, करेक्ट? तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये प्लेट एक्चुअली टूट रही है और उसमें से एक तो ब्लॉक नीचे चला जा रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन आपको समझ में आ रही होगी कि ये अगर अर्थ का पूरा एक सर्कल है, तो सर्कल के इस तरीके से वो एक्शन है। बट अभी ये फिलहाल डोम बन रहा है ना, ये नीचे से आने वाला जो कुछ मैग्मा है, उसको पुश कर रहा है अपवर्ड साइड। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट एक्चुअली। तो ये एग्ज़ैक्टली टेंशनल फोर्स नहीं है, ये समझिए, ठीक है? टेंशनल फोर्स आपका ब्लॉक माउंटेन में रहेगा, टेंशनल फोर्स आपका डोम माउंटेन में नहीं है। ठीक है, क्लियर? कोमल, क्लियर है आपको? ओके, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट डोम माउंटेन। नाउ लास्ट वन इज कॉल्ड एज रेसिडुअल माउंटेन और रेलिक्ट माउंटेन। ये बड़ा ही आसान है। अभी ये रेसिडुअल माउंटेन और रेलिक्ट माउंटेन ऐसा कोई माउंटेन होता नहीं है, बट हमारे अभी 3 माउंटेन बने। देखो, एक फोल्ड माउंटेन बना था बिकॉज़ ऑफ सम फोल्ड, ठीक? दूसरा ब्लॉक माउंटेन बना था जिसमें एक माउंटेन सॉरी एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के रिस्पेक्ट में मूवमेंट कर रहा था, करेक्ट? इस तरीके से, ठीक? और तीसरा जो बना वो डोम माउंटेन में मैग्मा जो है नीचे से इस तरीके से इसको पुश कर रहा है, उसके कारण एक डोम बन गया। करेक्ट। अभी रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है, जो ओरिजिनली अलग अलग तरीके से जो 3 माउंटेन्स बने हुए हैं, इट मे बी फोल्ड माउंटेन, इट मे बी ब्लॉक माउंटेन, या फिर वो रहेगा आपका डोम माउंटेन, ठीक है? कोई भी माउंटेन रहे, तो इनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ना, वियरिंग डाउन होता है। वियरिंग डाउन होना मतलब क्या होता है, इरोजन, करेक्ट? और इरोजन हो के फिर उनका अल्टीमेटली हाइट कम हो जाता है, करेक्ट? अल्टीमेटली हाइट कम हो जाता है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में अरवली का एग्जांपल दिया, अरवली माउंटेन इन इंडिया जो राजस्थान में उसका ओरिएंटेशन है, तो वो अभी दिखने के लिए ना एक टाइम पे ऐसा मैंने कल के लेक्चर में बताया, एक टाइम पे जब वो बना होगा ना सबसे पहले, जैसे अभी हिमालय बना तो हिमालय हमें एकदम जायंट इनॉर्मस लगता है। तो जब आपका अरवली माउंटेन बना था ना उसके टाइम पे, ओल्ड फोल्ड माउंटेन के टाइम पे, करेक्ट? तो वो एक्चुअली अभी का जो हिमालय है ना उससे भी उसकी ज़्यादा हाइट थी। बट वो तब से इरोड होते इतना कम हो चुका है अभी कि वो हिल्स की तरह वहाँ पे उनका वो पूरा ना अपीयरेंस दिखता है अभी। मतलब वो टूट भी चुका है बीच-बीच में से, करेक्ट? तो ये हिल्स की तरह दिखता है। तो जो हिली स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक्चुअली ओरिजिनल माउंटेन जो पहले इतना हुआ करता था, वो इरोड हो के अभी ज़मीन तक आ चुका है, उसका इरोजन हो चुका है। तो ये जो कुछ बचा हुआ सेक्शन है, जिसे हम लोग रेसिड्यू कहते हैं। यूजुअली पता है ना आपको कि रेसिड्यू इज़ नथिंग बट द बचा हुआ सेक्शन, राइट? जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि भाई खाना खा लिया और बचा-कुचा जो भी है, तो रेसिड्यूअल फूड, करेक्ट? या फिर रेसिड्यू। तो ये रेसिड्यूअल माउंटेन जो होते हैं ना, जो ओरिजिनल अलग तरीके से कोई भी माउंटेन रहे, फिर वो फोल्ड माउंटेन रहे, ब्लॉक माउंटेन रहे या फिर डोम माउंटेन रहे या फिर वोल्केनिक माउंटेन रहे, सॉरी एक वोल्केनिक माउंटेन भी मैं भूल गया हूँ, करेक्ट? ये कोई भी माउंटेन का जो इरोडेड फॉर्म होता है, इसे ही रेसिडुअल माउंटेन कहा। तो रेसिडुअल माउंटेन में यूजुअली बनने बनने की प्रोसेस नहीं है, एक्चुअली उसकी वेयरिंग डाउन की प्रोसेस है, इरोजन की प्रोसेस, करेक्ट? तो रेसिडुअल माउंटेन मतलब बचे हुए माउंटेन। तो फिर अभी में तो कोई खुद होके ही कुछ तो ऐसा नया कुछ एक्शन तो हो नहीं रहा है कि नया कोई माउंटेन बन रहा है, करेक्ट? ये क्या है, जो ओरिजिनल हमारे जो माउंटेन है उनका ही इरोजन हो के जो कुछ बचा हुआ सेक्शन है अभी, उसे ही कैटेगराइज़ करा जाता है एज़ अ रेसिडुअल। तो बेसिकली अभी
जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अरवली माउंटेन एक टाइम पे हिमालय के से भी ज़्यादा हुआ करता था, वो रेसिडुअल माउंटेन का एपेलेचियन माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका जो हमने अभी इससे पहले के क्वेश्चन में भी देखा या फिर जब मैंने आपको पढ़ाया था, करेक्ट? नॉर्थ अमेरिका वगैरह तब भी हमने देखा था। तो एपेलेचियन माउंटेन क्या है? वो भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन ही है, करेक्ट? उसका भी अभी इरोजन हो के वो अभी एज़ ए बहुत ज़्यादा कम ऐसे हिल्स के फॉर्म में अवेलेबल मतलब हमें दिखता है। उरल माउंटेन है वर्ल्ड में जो रशिया में प्रेज़ेंट है जिसके कारण एशिया और यूरोप अलग-अलग हो चुके हैं। वो भी एग्ज़ाम्पल है आपका रेसिडुअल, करेक्ट? तो रेसिडुअल माउंटेन में बनने से ज़्यादा इसमें इरोजन से आपके माउंटेन बन रहे हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं रेसिडुअल माउंटेन, ठीक है? क्लियर? तो अभी यहाँ पे आप देखोगे क्या लिखा हुआ है कि वेदरिंग, अभी वेदरिंग वेदरिंग क्या होती है? इरोजन ही समझ लीजिए फिलहाल तो अभी इसको मैं टेक्निकल फ़र्क होता है थोड़ा, बट इरोजन समझ लीजिए। तो वेदरिंग एक्ट्स अपॉन द अर्थ क्रस्ट कांस्टेंटली, मतलब कंटीन्यूअसली हमारी जो क्रस्ट है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है हमारी ज़मीन की, उसके ऊपर कंटीन्यूअसली क्या हो रहा है? इरोजन एक्टिविटी चल रही है। तो उसके ऊपर के जो भी फिर अलग-अलग जियोमॉर्फिक फीचर्स है, जैसे कोई माउंटेन्स है, हिल्स है, तो उनका वियरिंग डाउन चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। इनफैक्ट सिर्फ माउंटेन का वियरिंग डाउन होता है ऐसा नहीं है, हमारे फ्लैट ज़मीन का भी वियरिंग डाउन होता है। जैसे अभी कल से नागपुर में इतनी बारिश हो रही है, तो अभी इतना मतलब हम लोग कहेंगे फ्लड लाइक सिचुएशन है। तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा, ज़मीन के ऊपर की जो मिट्टी वगैरह है, वो भी उस वाटर ने फ्लश आउट करी होगी, करेक्ट? इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लैटलैंड के ऊपर का जो एक लेयर है, उस सॉइल का, वो भी उसने निकाल के इरोड कर दिया, करेक्ट? तो इसका मतलब क्या है, इरोजनल जो प्रोसेस होती है ना, वो कंटिन्यूअसली चलते रह रही है। हिस्टोरिकली जब से हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है तब से। तब यहाँ पे फिर जो बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि आपके माउंटेन्स है, हिल्स है, इनका भी इरोजन कंटीन्यूअसली चल रहा है। बन भी रहे और इरोड भी हो रहे साइमल्टेनियसली, ठीक है? तो वेदरिंग एक्ट्स अपॉन अर्थ क्रस्ट कांस्टेंटली, सम पोर्शन ऑफ द एलिवेटेड एरिया एस्केप फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ड्यू टू द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ। अभी होता क्या है कि अगर माउंटेन अगर मान के चलो इस तरीके से बना हुआ है पूरा, करेक्ट? बट ये माउंटेन एक ही तरीके के रॉक से नहीं बना रहता या फिर जो कुछ अंदर वाला जो केमिकल कंपोजिशन है वो इस तरीके से नहीं होता कि मान के चलिए कि मैं अभी फिलहाल यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इतना जो सेक्शन था ये बना था आपका अलग वाले ऐसे केमिकल से जो हार्ड रॉक था। हार्ड रॉक क्या होता है? हार्ड रॉक मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इरोड और जो सॉफ्ट रॉक होते हैं वो इजीली इरोड हो जाते हैं, करेक्ट? तो सॉफ्ट रॉक इजीली इरोड हो जाते हैं इरोजनल एक्टिविटी और जो हार्ड रॉक है वो धीरे-धीरे इरोड होते हैं मतलब कंपैरेटिवली वो कम इरोड होते हैं, करेक्ट? तो होगा क्या कि अगर मान के चलो ये येलो वाला स्ट्रक्चर जो मैंने अभी में निकाला हुआ है, ये फिलहाल तो ये पूरा जो हमारा माउंटेन है, वो एक ही माउंटेन है। बट होगा क्या कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उसका इरोजन स्टार्ट होगा, तो ये स्ट्रक्चर सबसे पहले इरोड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है, करेक्ट? और कंपैरेटिवली येलो वाला आपका हार्ड रॉक से बना हुआ है। तो आपको क्या दिखेगा, जो पहले यहाँ तक प्रेज़ेंट हुआ करता था पूरा का पूरा हमारा अ माउंटेन, तो यहाँ का सेक्शन पूरा इरोड हो गया और बीच वाला बच गया, करेक्ट? तो यहाँ पे फिर जो मेन एक एलोंगेटेड एक लीनियर वे में बहुत ज़्यादा लंबा ऐसा कुछ हमारा माउंटेन सिस्टम होता है, माउंटेन रेंज होता है ना, उसके बीच-बीच के पैचेस हमें अभी भी इंटैक्ट दिखते हैं। मतलब दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो अभी तक इरोड नहीं हुए, वो हार्ड रॉक से बने, करेक्ट? तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो कि बीच-बीच में आप नीचे के इमेज में देखो कि बीच-बीच में आपको कहीं-कहीं पे बीच-बीच में बचे हुए रॉक्स दिख रहे हैं, मतलब रॉक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं या फिर हिल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो ये हिस्टोरिकली इसके बीच में भी जो स्ट्रक्चर थे ना वो इरोड हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लाइन्स खींच रहा हूँ ना, ये इरोड हो चुके हैं, करेक्ट? तो इसका मतलब क्या है कि बीच वाले जो बचे हैं फिलहाल अभी, जिसे हम लोग कह रहे हैं रेसिडुअल, ठीक है? रेसिडुअल माउंटेन। तो बचे हुए माउंटेन जो है इन्हें रेसिडुअल कहा जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि होता क्या है कि सम पोर्शन ऑफ एलिवेटेड एरिया, ठीक है? मतलब जो एलिवेटेड है मतलब जो हिस्टोरिकली माउंटेन सिस्टम कन्वर्ट हुआ मतलब बना, एलिवेट हुआ मतलब जिसकी हाइट बड़ी थी, करेक्ट? एस्केप फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। एस्केप होना मतलब क्या कि थोड़ा स्लो सा वेदरिंग हो रहा है या फिर इरोजन हो रहा है। क्यों हो रहा है? ड्यू टू द हार्डनेस ऑफ मटेरियल इट इज मेड ऑफ। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो मटेरियल से बना हुआ है वो हार्ड मटेरियल के सराउंडिंग का मटेरियल उसी माउंटेन का शायद सॉफ्ट था तो इसलिए वो जल्दी-जल्दी इरोड हो गया, करेक्ट? दिस पोर्शन रिमेन्स अनवेदर्ड व्हाइल इट्स सराउंडिंग एरिया गेट्स इरोडेड कॉन्स्टेंटली। तो ये अनवेदर्ड रहता है, मेजरली तो अनवेदर्ड रहता है क्योंकि ये रेजिस्टेंट रॉक है, रेजिस्टेंट मतलब ये रेजिस्ट कर रहा है इरोड होने के लिए, हार्ड रॉक होने के कारण और इसका स्लो इरोजन चल रहा है बट उसके सराउंडिंग का एरा एरिया जो होता है इरोड हो जाता है। तो ये बचा हुआ जो माउंटेन है उन्हें फिर हम लोग कहते हैं रेसिडुअल। ऐसे वर्ल्ड में कौन से एग्जांपल्स हैं? जैसे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो उरल माउंटेन एंड एपेलेचिन माउंटेन। अभी मैंने बताया था आपको, ये तो वैसे देखा जाए तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है? तो ये बहुत पहले बने थे। बट अभी वो इरोड हो के इतने छोटे बन गए हैं कि वो हिल्स के समान दिखेंगे आपको, करेक्ट? तो उरल माउंटेन इन रशिया एंड एपेलेचियन माउंटेन आर द एग्जांपल्स।
नाउ इंडिया में कौन से एग्जांपल्स है, जैसे मैंने कहा था कि अरावली माउंटेन। अरावली वैसे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। देन विंध्यास माउंटेन, अभी देखो कि जैसे मैंने कहा कि रेसिडुअल माउंटेन में कोई एक ही तरीके का माउंटेन रहेगा ऐसा नहीं है, जैसे फोल्ड माउंटेन ही इरोड होगा। आपके कोई भी माउंटेन, किसी भी टाइप के माउंटेन, जिसके पहले हमने जो भी पढ़े, फिर आपका फोल्ड माउंटेन भी इरोड हो सकता है, ब्लॉक माउंटेन भी इरोड हो सकता है, आपका वोल्केनिक माउंटेन भी इरोड हो सकता है, और डोम माउंटेन भी इरोड हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पे अरवली फोल्ड माउंटेन था जिसका इरोजन होके वो अभी रेसिडुअल माउंटेन बना। बट विंध्यास क्या था, विंध्यास आपका तो ब्लॉक माउंटेन था, बट इसका भी इरोजन हुआ, तो ये भी आपका रेसिडुअल माउंटेन में आता है। सातपुड़ा जो मैंने एग्जांपल दिया था, उसके साथ ही सातपुड़ा भी बना था जब विंध्यान बना था। तो ये भी इरोड होके अभी इसकी हाइट इतनी कम हो चुकी है, ये हिल्स के समान हमें दिखता है, करेक्ट। तो ये एग्जांपल्स है। साउथ इंडिया में अगर देखा जाए तो हिल्स लाइक नीलगिरी हिल्स, जो आप ऊटी वगैरह जाते हो ना, तो वो नीलगिरी हिल्स का ही एरिया है, करेक्ट। वो भी अभी इरोड हो चुका है अच्छा खासा। देन पालकोंडा हिल्स, रसनाथ हिल्स एंड राजमहल हिल्स, तो ये सभी के सभी हिल्स है इंडिया में अभी। इनके इन्हें माउंटेन्स भी नहीं कहा जाता, इन्हें हिल्स कहा जाता है, करेक्ट। एटलीस्ट सातपुड़ा और विंध्यन माउंटेन कहा जाता है, बट इन सबको हिल्स ही कहा जाता है। नीलगिरी हिल्स, पालकुंडा हिल, प्रसन्नाथ हिल्स, राजमहल हिल। शायद शायद अभी जिस हाइट के वो है, हिस्टोरिकली पास्ट में वो उतना हाइट ज्यादा रहा होगा, बट इरोजन के कारण वो इरोड होकर अभी हिल्स में कन्वर्ट हो, करेक्ट। तो रेसिडुअल माउंटेन में एक्चुअली कोई नया माउंटेन बनता नहीं, इसमें प्रोसेस फॉलो नहीं हो रही, अनलाइक जैसे हमने इसके पहले बाकी जो 4 टाइप पढ़े, ठीक है, फोल्ड माउंटेन, देन ब्लॉक माउंटेन, डोम माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन। इसमें एक्चुअली माउंटेन बन रहे थे, इसमें माउंटेन बन नहीं रहे, इसमें जो ओरिजिनल हमारे जो 4 टाइप है, वही माउंटेन इरोड होके बचे हुए माउंटेन को हम लोग कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन और रिलिक्ट माउंटेन। क्लियर यहाँ तक? क्लियर हुआ कोमल, उज्जवल? ओके, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट माउंटेन्स, ठीक है। तो माउंटेन क्या होते हैं ये हमने पढ़ा इस, ठीक है। तो बेसिकली देखो, अभी मैंने माउंटेन तो खत्म कर दिया, बट आपको समझना कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो आपको समझना ये होता है कि ये माउंटेन बने कैसे, मतलब कि माउंटेन का बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, माउंटेन क्यों कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको डिफरेंस भी समझाया था, माउंटेन और हिल्स क्या होते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि माउंटेन्स, प्लाटूज एंड प्लेन्स, ऑब्वियस है कि माउंटेन्स और प्लाटूज और हिल्स इस तरीके, सॉरी, प्लेन्स इस तरीके से नाम अलग है, इसका मतलब इनका अपीयरेंस, इनका एग्जिस्ट, एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग होगा, इसीलिए तो उनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करा है हमने। बट हमने देखा था कि माउंटेन्स में एलिवेटेड सेक्शन होता है, एलिवेटेड तो आपका हिल्स भी होता है, बट माउंटेन्स और हिल्स का हमने डिफरेंस समझा। तो टेक्निकली क्या इंपॉर्टेंट, मतलब टेक्निकल जो डेफिनेशन होती है उसका एक्सप्लेनेशन होता है, वो समझना जरूरी होता है सबसे पहले, कोई भी फीचर रहे। उसके साथ साथ आपको फिर कुछ उसके टाइप्स होंगे, तो टाइप्स याद रखना होता है, जैसे हमने टाइप्स पढ़े। उसके साथ साथ फिर उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो याद रखने होते हैं, और वो एग्जाम्पल वर्ल्ड में उनका लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैप पर क्वेश्चन बड़े रिपीटेड है, तो उनके लोकेशंस कहाँ पे होते हैं, किस देश में है, किस कॉन्टिनेंट में है, वो समझना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी आगे जो भी हम लोग अभी नेक्स्ट जो जियोमॉर्फिक फीचर पढ़ रहे हैं, जैसे कि प्लाटू हो गया या फिर सामने आके प्लेन्स हो गया, इनके बारे में भी सेम अप्लाई होगा कि प्लाटूज का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, के टाइप्स क्या होते हैं, उसका कहाँ-कहाँ पे लोकेशन है, मतलब वर्ल्ड में कहाँ-कहाँ पे वो पाए जाते हैं, करेक्ट? तो ये सब कुछ, क्लियर? तो अभी आगे भी बढ़ेंगे तो वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो बेसिकली मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, पढ़ाई आप कर रहे हो, वो ठीक है, बट पढ़ाई के साथ-साथ वो कैसे करनी है? बेसिकली का डिमांड क्या है विथ रिस्पेक्ट टू दैट इन्फॉर्मेशन, दैट टॉपिक, ये समझना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आपको वो ग्रास्प आ गया ना कि हाँ, ये टॉपिक इस तरीके से पूछा जाता है, तो मुझे ये याद रखनी होती है। फिर आपकी स्टडी ना बड़ी सिम्प्लीफाइड हो जाती है। तो इसीलिए सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना ज़रूरी होता है, सो दैट कि आपका मैक्सिमम आउटपुट आए एग्ज़ाम में, ठीक है? चलो अभी प्लाटू के बारे में पढ़ते हैं। अभी देखो प्लाटू क्या होते हैं ना, जैसे मैंने कल समझाया था आपको कि हिल्स यूजुअली, सॉरी, माउंटेन जो होते हैं ना, यूजुअली हमें दिखता है कि सराउंडिंग लैंड से क्वाइट एलिवेटेड एरिया होता है। एलिवेटेड मतलब हाइट पे जो एरिया है, उसे हम लोग हिल्स या फिर माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है? ये हमने कल पढ़ा था। ये तो इस तरीके से इसका अपीयरेंस होता है। यूजुअली ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है बेस पे, और यहाँ पे पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होता है टॉप पे, ठीक है? तो माउंटेन और उसकी साइड में अगर हिल्स मैं दिखाता हूँ, तो वो हिल्स थोड़े डोम शेप होते हैं, बट वो एलिवेटेड सेक्शन ही होता है, ब्रॉड बेस ही होता है, और एलिवेटेड सेक्शन ही होता है। तो ये हमने कल पढ़ा। बट अभी ये आपके प्लाटूज कैसे होते हैं? प्लाटूज भी आपका एलिवेटेड एरिया ही है। प्लाटूज भी आपका एलिवेटेड एरिया ही है, बट वो फ्लैट स्ट्रक्चर। आप समझ पा रहे हो अभी? करेक्ट। माउंटेन का और प्लाटू का आप अगर देखते हो, कंपैरिजन करते हो, तो आपको समझेगा कि देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है? बोथ आर एलिवेटेड सेक्शन। देखो हिल्स भी आपके एलिवेटेड थे, एलिवेटेड होना मतलब हाइट पे हो, नॉर्मल जो हमारा बेस है, जहाँ जिसके ऊपर आप खड़े हो, उससे
भी नहीं समझ। थ्रू दैट टेम्पल्स आर एस्टेब्लिश ऑन रेसिडुअल माउंटेन्स, ऐसे क्यों? मतलब कहाँ से सुना था आपने? कहीं पे सुना है क्या आपने? मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ, बट मैं उसका एनालॉजी ना मुझे नॉलेज है, उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ। मतलब उसका लॉजिक पता है आपको कुछ? अच्छा, अच्छा। थ्रू दैट टेम्पल्स आर एस्टेब्लिश ऑन रेसिडुअल माउंटेन्स। टेम्पल्स रेसिडुअल माउंटेन पे ही इस्टेब्लिश होते हैं, ऐसा आपको लग रहा है। तो ठीक है, इसका लॉजिक मुझे क्या समझ में आ रहा है ना कि देखो, अभी आप बोलोगे कि भाई मुझे हिमालयाज़ में माउंटेन बनाना है तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। है क्योंकि हिमालय का हाइट इतना ज़्यादा है और हिमालय इतना ऊँचा है ना कि वहाँ का स्लोप्स वगैरह इतने ये भी अच्छी बात है देखो, ठीक है? शायद मुझे लॉजिक ये लग रहा है, शायद आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए। तो अगर मान के चलो कि ये हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं हिमालयन माउंटेन, अभी हिमालयन माउंटेन उसके यंग फेज़ में है। यंग फेज में जब होते हैं ना माउंटेन, तब इस तरीके से इनका ना हम लोग कहेंगे कि स्ट्रक्चर होता है। मतलब स्लोप्स जो होते हैं ना, बड़े ही स्टीप स्लोप होते हैं, करेक्ट? और उसके साथ-साथ अगर मैं रेसिडुअल माउंटेन देखता हूँ, तो रेसिडुअल माउंटेन काइंड ऑफ ऐसे टूटे हैं बीच में से कहीं पे जो से है तो वैसे। तो ये है आपका रेसिडुअल माउंटेन। तो अभी बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो माउंटेन है, यहाँ का हाइट वगैरह बड़ा ही कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पे चढ़ना या फिर को जाना इट इज़ वेरी ईज़ी, करेक्ट? तो यहाँ पे शायद जो लोग हैं, वो कहीं पे मंदिर बना दे रहे हैं, टेम्पल्स बना दे रहे हैं। यहाँ पे टेम्पल्स बनाना तो एक तो स्लोप बहुत ज़्यादा है, करेक्ट? स्लोप बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे टेम्पल्स बनाना बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ पे काइंड ऑफ क्या हो जाता है कि फ्लैट लैंड भी अवेलेबल हो जाता है थोड़ा टेम्पल मतलब फॉर्मेशन के लिए। तो इसीलिए शायद रेसिडुअल माउंटेन के ऊपर टेम्पल्स बनाते होंगे, ये मेरा भी लॉजिक है। एग्ज़ैक्ट नहीं पता कि ऐसे। बट एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया में भी हम लोग देखते हैं, कि हिमालयन रीजन में आप केदारनाथ अगर जाते हो, ये केदारनाथ का मंदिर जो है ना, वो हिमालयन रीजन में है। बहुत सारे ऐसे श्राइन्स या फिर आप लद्दाख जाते हो, तो वहाँ पे मोनास्ट्रीज़ जो हम लोग कहते हैं, ठीक है? बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़, ये भी आपका हिमालयन रीजन में दिखेंगे। तो ये मुझे शायद मैं गेसिंग कर रहा हूँ कि भई रेसिडुअल माउंटेन के ऊपर हिल्स बड़े छोटे हाइट के होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे कम मतलब जाना-आना ईज़िली हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन रहता है क्योंकि स्लोप वगैरह बहुत ज़्यादा स्टीप होते हैं, तो वहाँ पे शायद स्ट्रक्चर बना पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि फ्लैटलैंड कम, स्लोप ज़्यादा अवेलेबल है, करेक्ट? और जाने-आने के लिए भी दिक्कत है क्योंकि स्लोप बड़े स्टीप है, चढ़ने के लिए भी और ये जो हिल्स वगैरह होते हैं, इनके स्लोप थोड़े जेंटल हो जाते हैं, इतने स्टीप नहीं रहते, ठीक है? और वहाँ पे फ्लैट लैंड भी अवेलेबल होता है। बट वहाँ पे जैसे मैंने कहा आपको कि यहाँ पे भी आपको कुछ मंदिर दिखेंगे वैसे तो, जैसे कि माउंट अबू में आप चले जाते हो मतलब जो अरावली माउंटेन जो कह रहा हूँ मैं, माउंट अबू कल मैंने एक नाम लिया था। तो माउंट अबू में भी मंदिर वगैरह भी है, करेक्ट? माउंट अबू लोग जाते हैं, एज़ ए वो टूरिस्ट प्लेस भी जाते हैं, हिल स्टेशन भी है बट एट द सेम टाइम वहाँ पे कुछ हिंदू डायटी के भी मंदिर है। बट मैंने जैसे कहा कि नॉट नेसेसरी क्योंकि केदारनाथ भी आपको दिख रहा है कि वो हिमालयन रीजन में ही है। वैसे ही मैंने अभी कहा कि मोनास्ट्रीज़ जो होती है और लद्दाख रीजन में जाओगे तो मोनास्ट्रीज़ भी आपको हिमालयन रीजन में भी देखने की बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़। तो अ, शायद मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अ, सबसे पहले तो प्लेटूज़ के बारे में, ओके? तो प्लेटूज़, जैसे मैंने कहा आपको कि माउंटेन का स्ट्रक्चर आप देखते हो या फिर हिल्स का स्ट्रक्चर जो देखते हो ब्रॉड बेस एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर ऑन टॉप या फिर थोड़ा डोम शेप इन केस ऑफ हिल्स। बट प्लेटू के केस में वैसे नहीं है। एलिवेटेड स्ट्रक्चर तो दिख रहा है आपको, एलिवेटेड स्ट्रक्चर है बट इट इज़ अ क्वाइट फ्लैट। अब टेबल शेप हो गया, जैसे कि नॉर्मल हमारे घर में हम लोग जब चलते हैं तो टेबल जैसे नॉर्मल हाइट से थोड़ा इस तरीके से उसको टेबल आप रखते हो, टेबल टॉप, इस तरीके से आपको ये दिख रहा है? हाँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है? देखो यहाँ से, अगर आप यहाँ से चलते हुए जाओगे तो आपको दिखेगा सम एलिवेटेड सेक्शन बट दैट एलिवेटेड सेक्शन इज़ फ्लैट फॉरवर्ड, ठीक है ना? तो आगे जाओगे तो वो फ्लैट है, क्लियर? तो इसे ही कहा जाता है प्लेटू स्ट्रक्चर, क्लियर? तो प्लेटू क्या होता है? प्लेटू इज़ ए एलिवेटेड फ्लैट लैंड, ये सबसे सिंपल डेफिनिशन। एलिवेटेड मतलब हाइट पे फ्लैट लैंड। आप बोलोगे कि एलिवेटेड नहीं हुआ तो चलेगा नहीं क्या? फ्लैट लैंड है पर एलिवेटेड नहीं है। जब वो एलिवेटेड नहीं है बट फ्लैट लैंड है, तो वो फिर उसे प्लेन कहते हैं, तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? उन्हें प्लेन्स कहा जाता है। अभी इन्हें प्लेटू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नॉर्मल सी लेवल होती है, ठीक है? जो हमारा तो अगर आप मुंबई चले जा रहे हो, तो मुंबई में जो कुछ आपका अ, ओशन सॉरी सी है, अरेबियन सी, तो उसका जो कुछ एक लेवल आप अगर स्ट्रेट देखते हो वाटर का लेवल, वहाँ से ज़्यादा
200 मीटर हाइट तक, मतलब कि ये मान लो कि कोई वाटर पार्ट है, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर हाइट तक का जो कुछ एकदम फ्लैट लैंड है ना, इसे हम लोग प्लेन्स कहेंगे। आगे जाके मैं समझाऊँगा। बट इसके बियॉन्ड भी आप अगर जाते हो और फिर से ये रेज़ होता है, ठीक है? रेज़ होता है तो इसे फिर प्लेटू कहेंगे। तो बेसिकली मैं आपको तीनों का कंपैरेटिवली फ़र्क समझाना चाह रहा हूँ, करेक्ट? कि माउंटेन्स का जो जियोलॉजी का स्ट्रक्चर है वो कैसे अलग है प्लाटू के रिस्पेक्ट में और प्लेन्स कैसे अलग है प्लाटू के रिस्पेक्ट। वैसे प्लेन्स और प्लाटू तो वैसे दोनों फ्लैटलैंड ही है, ठीक है? बट ये जो प्लेन्स हैं वो मीन सी लेवल से ज़्यादा 200 मीटर हाइट तक की, ठीक है? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका जो डिस्टेंस, ये मीन सी लेवल है हमारी, बता देता हूँ। जो है ये मीन सी लेवल कहा जाता है, ठीक है? इससे 200 मीटर। बट ये 200 मीटर के ऊपर के जो फ्लैटलैंड्स होते हैं ना, फिर इनको प्लाटूज़ कहा, क्लियर? तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑल 3, क्लियर? चलिए देखिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ ए फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबोव द सराउंडिंग एरिया। फ्लैट टॉप मतलब जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है फ्लैट टॉप है एंड स्टैंडिंग अबोव द सराउंडिंग एरिया, और सराउंडिंग एरिया के कंपेयर में थोड़े ना ज़्यादा फ्लैट दिखेंगे आपको, एलिवेटेड फ्लैट दिखेंगे, करेक्ट? एग्जाम्पल क्या है वर्ल्ड में? तो इंडिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डेक्कन प्लाटू। ये डेक्कन प्लाटू कहाँ पे आता है? ये आता है आपके साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली, और पर्टिकुलरली स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हमारा पूरा महाराष्ट्र स्टेट इसी डेक्कन प्लाटू के ऊपर बसा पड़ा है, ठीक है? तो महाराष्ट्र हो गया, कुछ पार्ट आपका एमपी में भी आता है इसी डेक्कन प्लाटू का, कुछ पार्ट गुजरात में भी आता है, तेलंगाना स्टेट में भी आता है जो महाराष्ट्र के नीचे में आप देखो, कर्नाटका में भी कुछ आता है, नॉर्थ कर्नाटका का। तो इतना बड़ा जो टेबल लैंड जो आपका एक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग प्लाटू कह रहे हैं, जिसको ही नाम दिया गया है डेक्कन प्लाटू, ये वर्ल्ड में सबसे वन ऑफ द फेमस प्लाटू है, ठीक है? तो डेक्कन प्लाटू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लाटू इन द। देन तिबेटन प्लाटू और कोई है तो प्रोमिनेंट ऐसा प्लाटू है इंडिया में, बट ये तिबेटन प्लाटू ऐसे इंडिया का पार्ट तो है नहीं, बट इंडिया को लग के ये चाइना में है। तिबेट अभी चाइना का पार्ट है, करेक्ट? तो ये तिबेटन प्लाटू उसको नाम दिया गया है। जैसे आप इंडिया का हम लोग जो मैप देखते हैं ना, इस तरीके इंडिया का हम लोग जो मैप देख रहे हैं, तो यहाँ से ये हिमालयन स्टेट है, यहाँ से लेके ऐसे हिमालय है, और ये तिबेट तो चाइना में है, तिबेट से कहा जाता है, उनका प्रोविंस है वो, राइट? जैसे हमारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश नाम है, तो उनके भी वो एक प्रोविंस है जिसे नाम दिया गया तिबेट। तो वो जो तिबेट का एरिया है ना, उसे एक्चुअली तिबेटन प्लाटू कहा जाता है, वो भी एलिवेटेड पार्ट है, करेक्ट? अब ये तिबेट तिबेट क्या होता है, कैसे बनना हुआ है, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, तब मैं इसका फॉर्मेशन बताऊंगा। बट इतना समझिए, ये भी जो है ये फ्लैट टॉप स्ट्रक्चर ही है वर्ल्ड का, और उसके भी बियॉन्ड ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट फ्लैट, याद रख लेना। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मतलब मीन सी लेवल से उसका हाइट अबाउट 6000 मीटर प्लस है। तब आप इमेजिन कर पा रहे हो 6000 मीटर प्लस हाइट है उसकी। 6000 मीटर मतलब हमारा हिमालय, उसकी साइड में जो हिमालय का सबसे हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट का 8848 किलोमीटर हाइट है, और इसकी 6000 है। मतलब ये माउंटेन्स के बराबर हाइट के होते हैं प्लाटू कुछ वर्ल्ड के। तब कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं हमारे यहाँ के, माउंटेन्स समझ लीजिए। तो एक बात वो भी आपको ध्यान में रखना है कि कैसे लगेगा, ये तो फ्लैट लैंड है, हाइट तो इतना ज़्यादा नहीं रहता होगा माउंटेन के कंपेयर में, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जो माउंटेन्स होते हैं, सॉरी जो तिबेटियन प्लाटू वगैरह जैसे कुछ प्लाटू होते हैं ना, वो कुछ माउंटेन रेंजेस ज़्यादा हाइटेड है। जैसे कि हम लोग हमारे इंडिया में और एक माउंटेन है, लेट्स से सातपुड़ा माउंटेन ले लो, सातपुड़ा माउंटेन, हम लोग सातपुड़ा माउंटेन कह रहे हैं। बट ये सातपुड़ा माउंटेन का सबसे हाईएस्ट पीक कितना है पता है क्या आपको? ज़्यादा से ज़्यादा 1617 आई गेस, 16 समथिंग है, करेक्ट? 1600 ले लो, 1600 मीटर। 1600 मीटर मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। लोग ट्रेकिंग करने जाते हैं इतने यहाँ पे। वो जो अभी बारिश गिरी तो लोग जा रहे हैं ना, वेस्टर्न महाराष्ट्र में सब जा रहे हैं कि जा रहे हैं, जा रहे हैं ट्रेकिंग करने के लिए। बस इतना ही हाइट का है, ठीक है? क्लियर? बट इससे भी 3 गुना 4 गुना बड़ा ये तिबेटन प्लाटू है। ये 1000 मीटर हाइट तक है। तो आपके दिमाग में सिर्फ इतना होना चाहिए, प्लाटू स्ट्रक्चरली अलग होते हैं। हाइट वाइज़ इनका कोई कंपैरिज़न नहीं है आपका माउंटेन के साथ। तब कोई ऐसा ऐसा नहीं आपको कोई बोल देता है ऐसा कि प्लाटूज़ आर लेस हाइटेड दैन माउंटेन्स। तो ये सही नहीं है स्टेटमेंट। प्लाटूज़ कभी-कभी माउंटेन से भी ऊपर हो सकते हैं। तो इनमें रादर हाइट के कंपैरिजन से ज़्यादा स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको समझना है या फिर कंपैरेटिव वे में, ठीक है? क्लियर? चलिए देखो। तो जैसे तिबेटन प्लाटू के बारे में याद रख लीजिए, इट इज़ द हाईएस्ट प्लाटू इन, ठीक है? जो एक्चुअली हिमालय के साइड में ही चाइना में या फिर तिबेटियन प्रोविंस में प्रेजेंट है, ठीक है?
तो अभी इसके भी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स नहीं चाहिए, टाइप्स ऑफ प्लाटूज़ चाहिए। टाइप्स ऑफ प्लाटूज़ में कौन-कौन से आते हैं? एक है इंटर मोंटेनर प्लेटू, नाम समझ लीजिए पहले मैं समझाता हूँ इसका। दूसरा है माउंटेन बॉर्डर प्लाटूज़, थर्ड टाइप ऑफ प्लाटू इज़ कॉल्ड एज़ डोम प्लाटूज़, फोर्थ इज़ कॉल्ड वोल्केनिक प्लाटूज़ एंड फिफ्थ इज़ कॉल्ड इरोज़नल प्लाटूज़। आप बोलोगे सर ये डोम प्लाटू, डोम माउंटेन भी था, वोल्केनिक प्लाटू, वोल्केनिक माउंटेन भी था, इरोज़नल प्लाटू वहाँ पे रेसिडुअल माउंटेन, बट इरोज़न तो हुआ था वहाँ पे, करेक्ट? इरोज़न हो के रेसिडुअल माउंटेन या फिर हम लोग रिलिक्ट माउंटेन भी कहते थे, करेक्ट? अच्छा हाँ, वो नाम भी याद रख लेना, मैंने यहाँ पे रेसिडुअल माउंटेन ही वर्ड किया, बट रिलिक्ट माउंटेन भी इसको कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिए, ठीक है? रिलिक्ट माउंटेन, तो रिलिक्ट माउंटेन और रेसिडुअल माउंटेन दोनों एक ही होते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, तो ये जो नीचे के 3 हैं, वो सिमिलर आपके जो माउंटेन्स थे उसी तरीके से आपको दिख रहा है, बट उसका ऑब्वियस स्ट्रक्चरल डिफरेंस होगा। अभी ये एक वन बाय वन हम लोग समझेंगे। इंटर मोंटेनो प्लाटू क्या होते हैं, माउंटेन बॉर्डर प्लाटू, डोम प्लाटू एंड इरोजनल प्लाटूज़ क्या होते हैं। इंटर मोंटेनो प्लाटू मतलब क्या? कि मोंटेनो वर्ड कभी भी सुनोगे तो उसका मतलब समझ लें। मोंटेनो मतलब होता है माउंटेन, ठीक है? माउंटेन रीजन। इंटर मोंटेनो मतलब होता है 2 माउंटेन के बीच वाला रीजन, ठीक है? देखो, कि यहाँ पे आपको एक माउंटेन दिख रहा है और दूसरा माउंटेन यहाँ पे दिख रहा है। बट इन दोनों माउंटेन के बीच में एकदम फ्लैट लैंड दिख रहा है, करेक्ट? और सराउंडिंग का लैंड जो होगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा नीचे है। तो आप जब चढ़ते हुए जाओगे, आपको दिखेगा कि ये तो माउंटेन है, करेक्ट? बट इस चढ़ने के बाद इधर साइड में जब आओगे तो आपको एक फ्लैट लैंड दिखेगा। आगे फिर से एक दूसरा माउंटेन दिखेगा, स्लोप्स वगैरह है, करेक्ट? बट बीच का जो सेक्शन है, इसे हम लोग अगर ऑब्जर्व करते हैं, इसका हाइट देखो, ये वाला हाइट है इसका, करेक्ट? अपने प्लाटू का। तो ये नॉर्मल हाइट से आपको रेज़ दिख रहा है, मतलब अपलिफ्टेड है और फ्लैट भी है, करेक्ट? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्लाटूज़। बट वो प्लाटूज़ जो है, वो माउंटेन्स के बीच में है, दो माउंटेन के बीच में है, दैट्स व्हाई द वर्ड इज़ इंटर। इंटर माउंटेन मतलब 2 माउंटेन के बीच वाले जो प्लाटूज़ है, इंटर मोंटेनो प्लाटू, ठीक है? तो इंटर मोंटेनो प्लाटू, द प्लाटू दैट इज़ एनसर्कल और सराउंडेड बाय माउंटेन रीजन। ठीक है? तो जो ऐसे प्लाटूज़ है जो माउंटेन से घिरे हुए हैं, इन्हें कहा जाएगा इंटरमॉन्टेनो प्लाटू। क्लियर? जैसे कि एग्ज़ाम्पल क्या है वर्ल्ड में, तिबेटन प्लाटू एंड मंगोलियन प्लाटू आर एशियाज़ 2 इंटरमॉन्टेनो। जो तिबेटन प्लाटू है ना, जैसे जिसका नाम हम लोग देख रहे, आपको मैंने बताया सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, तो ये इंटरमॉन्टेनो प्लाटू में आता है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉन्टेनो प्लाटू इसीलिए है क्योंकि इंडिया जो है, दिख सम ये ठीक है, इंडिया पूरा नहीं निकलता हूँ मैं। यहाँ पे देखो इस तरीके से ना ऐसे ओरिएंटेड है हिमालय। ठीक है, तो हिमालय तो वैसे देखा जाए तो माउंटेन है, बट इसके ही बियॉन्ड यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये है चाइना का रीजन, एक्चुअली इस प्रोविंस को तिबेट कहा जाता है। और ये जो तिबेट है वैसे तो आपका क्या है, प्लाटू है। बताया था मैंने, स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो वो प्लाटू आता है। बट इसकी बियॉन्ड ना और माउंटेन रेंजेस, तियान शान, कुनलुन शान करके, तियान शान, कुनलुन शान, ठीक है? ये मैप में मैं आपको बाद में दिखा दूँगा, बट इतना समझिए ये भी माउंटेन है, ठीक है? बट वो चाइना के साइड में। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक हिमालय है, जो माउंटेन है, सामने में और माउंटेन रेंजेस हैं जो तियान शान, कुनलुन शान, करेक्ट? और इसके बीच में कौन है? इसके बीच में है तिबेट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये माउंटेन से घिरा हुआ क्या है? प्लाटू है, दैट्स व्हाई द नेम इज़, और दैट तिबेटन प्लाटू इज़ कैटेगराइज्ड एज़ ए इंटरमॉन्टेनो प्लाटू, ठीक है? तो ये होते हैं इंटरमॉन्टेनो प्लाटू। आगे आओ। तो यही लिखा है, और दूसरा जो एग्जांपल है वो है मंगोलियन प्लाटू। मंगोलियन प्लाटू इसके बियॉन्ड जाओगे आप, वेट अ मिनट, इसके बियॉन्ड जाओगे तो यहाँ पे एक कंट्री है जो चाइना को ही लग के है, जो चाइना और रशिया के बीच में है, इसे मंगोलिया कहा जाता है, ठीक है? मंगोलिया अगर आप मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा वो, मतलब 2 कंट्री के बीच में सैंडविच हो चुका है मंगोलिया, ठीक है? तो ये मंगोलिया कंट्री जो है वहाँ पे भी एक फ्लैटलैंड एरिया है, जो इन्हीं तियान शान, कुनलुन शान और रशिया के साइड के जो माउंटेन है, उनके बीच में, और इसीलिए मंगोलियन प्लाटू भी का क्या है, एग्जाम्पल है इंटरमॉन्टेनो प्लाटू का। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, इंटरमॉन्टेनो प्लाटू क्या होते हैं। आगे देखते हैं।
तो वर्ल्ड में और भी एग्जांपल्स हैं, हाँ है, कि बोलीविया, बोलिविया वैसे साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। एंड पेरूस प्लाटू इज अनदर एग्जांपल ऑफ इंटरमेंटोनो, ये भी इंटरमेंटोनो प्लाटू का एग्जांपल्स है। नो नो नो, इंटरमेंटोनो प्लाटू सेम एज वैलीज नहीं, इंटरमेंटोनो प्लाटू और इसमें फर्क होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि वैलीज जो होती है ना, गुड क्वेश्चन। देखो क्या होता है यूजुअली, तो आपके माउंटेन्स होते हैं और कुछ बीच में इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये ना बहुत ज़्यादा नीचे होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है काइंड ऑफ इस लेवल पे आप हो ना, तो ये लेवल पे ही ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा, बट ये स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता। ब्रॉड होना मतलब क्या, कि बीच का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता। और यूजुअली इससे फिर क्या होता है ना, ये ऑक्यूपाई किया जाता है थ्रू सम रिवर स्ट्रीम, करेक्ट, जिसे हम लोग वैलीज कहते हैं, करेक्ट। तो आप यहाँ पे ना स्ट्राइकिंगली देख पाओगे कि आप अगर मान लो इस रिवर की इस साइड में जाते हो तो डायरेक्ट फ्लैट आपको माउंटेन दिखेगा, इस साइड में जाओगे तो आपको माउंटेन दिखेगा, करेक्ट। बट अगर इंटर माउंटेन प्लाटू हम लोग कह रहे हैं, तो ये एक्चुअली इतने वास्ट होते हैं, ज़्यादा वास्ट होते हैं, उसके बाद आपको कहीं पे ही दिखेगा माउंटेन, ठीक है? तो बेसिकली क्या है ना, कि इसके बीच में फ्लैट लैंड है, शायद इस फ्लैट लैंड के ऊपर में भी रिवर फ्लो कर सकती है, ऐसा नहीं कि रिवर फ्लो नहीं करेगी, ठीक है? बट ये काइंड ऑफ पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, एक वैली नहीं कहेंगे। वैली वैसे छोटा होता है, अगर मान के चलो कि वो माउंटेन्स है और इसके बीच में कोई रिवर फ्लो कर रही है, तो हाँ ठीक है, इसको हम लोग वैली कह देंगे। बट इसमें इतना बड़ा स्ट्रक्चर है फ्लैटलैंड, इस फ्लैटलैंड के ऊपर शायद कोई रिवर फ्लो कर सकती है, जिसे हम लोग यूजुअली रिवर वैली कहते हैं, ठीक है? बट ये जो स्ट्रक्चर है, ये ब्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, तो माउंटेन के इसलिए फिर इसको हम लोग प्लाटू कहते हैं, ना ही वैली कहते हैं। हाँ, बट जैसे मैंने कहा आपको, इस फ्लैट स्ट्रक्चर के ऊपर से भी कोई अगर रिवर फ्लो कर रही है, तो उस रिवर के रीजन को यूजुअली वैली ही कहा जाता है। जहाँ से भी रिवर फ्लो करती है, उस यूजुअली वैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वैली कहने का रीज़न ये होता है, क्योंकि ये जो वैलीज़ होती है ना यूजुअली, जहाँ पे रिवर फ्लो करती है, डाउन कटिंग किया रहता है। डाउन कटिंग मतलब उसको इरोड करके उसका सेक्शन नीचे इस तरीके से डाउन कट हुआ रहता है और बीच क्या फ्लो करती है, रिवर फ्लो करती है। तो ये जो रीजन होता है ना यूजुअली, ये सराउंडिंग रीजन से रिवर का रीजन ना क्वाइट नीचे ही दिखेगा। आप कोई भी रिवर ऑब्जर्व करो, आपके शहर के पास या आपके गाँव के पास या फिर आप कहीं पे भी जाते हो आउटस्कर्ट में ना, या फिर कहीं पे भी चले जाओ। आप जब भी रिवर के सराउंडिंग में जाते हो या फिर रिवर के पास पहुँचते हो ना, तो आपको ना स्लोप नज़र आएगा। मतलब इधर से इधर जा रहे हो तो स्लोप नज़र आएगा। क्या है ना, रिवर ने ये बीच वाला सेक्शन ने इरोड कर करके कम एलिवेशन पे लेके गया है, करेक्ट? तो इसका जो नॉर्मली आप इस हाइट पे खड़े हो, ये रिवर बट इस डेप्थ में फ्लो करती है, करेक्ट? तो बेसिकली आपने जो क्वेश्चन पूछा कि इंटरमोंटैनो प्लेटू सेम है क्या वैली जैसे? तो नहीं, इंटरमोंटैनो प्लेटू का जो कुछ आपका एक एक्सपांस होता है, जो डिस्टेंस होता है 2, वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो वैलीज़ होती है, वो यूजुअली 2 माउंटेन के कम जगह में ही एक्चुअली रिवर फ्लो करती है। तो इसीलिए हम लोग उसको वैली कहते हैं। बट जैसे मैंने कहा अभी, प्लाटू के बीच में शायद कोई रिवर भी फ्लो कर सकती है, रिवर फ्लो नहीं करेगी, रिवर फ्लो करती है, जैसे कि डेक्कन प्लाटू ले लो। डेक्कन प्लाटू के ऊपर कितनी रिवर फ्लो करती है? यहाँ पे डेक्कन प्लाटू के ऊपर आपका गोदावरी रिवर भी फ्लो करता है, कृष्णा रिवर भी फ्लो करता है, और बहुत सारी रिवर्स है। तो महाराष्ट्र की रिवर जो पूरी प्लाटू के ऊपर फ्लो करती है। क्लियर? वेल, ठीक है। तो वर्ल्ड में बोलीविया, पेरू ये भी एग्जांपल्स है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि तिबेटन प्लाटू और मंगोलियन प्लाटू, ये भी आपके इंटरमेंटोनो प्लाटू के एग्जांपल्स याद रखें, जो मैंने कहा आपको। नाउ नेक्स्ट इज माउंटेन बॉर्डर प्लाटू। अभी इनको ना पिडमोंट प्लाटूज भी कहा जाता है। पिडमोंट का मतलब क्या होता है मैं समझ, देखो, इसके पहले क्या हुआ था, 2 माउंटेन के बीच का जो सेक्शन था, फ्लैट एलिवेटेड सेक्शन, हम लोग प्लाटूज कहते हैं, करेक्ट? अभी क्या होता है ना, कभी-कभी जो माउंटेन्स होते हैं वर्ल्ड में, क्या है ना, जैसे हमने कहा इरोजन कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो कभी-कभी क्या होता है कि ये अगर मान के चलो इतना बड़ा माउंटेन बना हुआ है, करेक्ट, बहुत सारा बड़ा माउंटेन बना हुआ है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ना, ये इरोड हो जाता है। ये सेक्शन पीछे-पीछे जाता है, पीछे-पीछे जाता है, और यहाँ पे ये सेक्शन इरोड होके इतना पीछे चला जाता है, क्या हुआ जो माउंटेन है फिर इस तरीके से दिखता है, करेक्ट? तो यहाँ पे जो माउंटेन पहले तक हुआ करता था, जो डॉटेड लाइन मैंने निकाली वो यहाँ तक हुआ करता था, वो इरोड होके यहाँ तक प्रेजेंट। बट उसी माउंटेन के साइड में यहाँ पे एक फुट, वन मोर, एक आपको एक टर्म याद रखना। ये देखो, कोई भी माउंटेन होता है,
माउंटेन का जो बेस होता है, जहाँ पे आप की चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, कहीं से भी करो, इधर साइड से करो, इधर साइड, राइट? तो ये जो पॉइंट होता है, ये हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो फुटहिल्स कहा जाता है। ये वर्ड याद रखिएगा, फुटहिल्स, मतलब कि हिल्स के फुट, करेक्ट? मतलब जो बेस है, करेक्ट? तो इन्हें फुटहिल्स कहा जाता है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो माउंटेन था, पहले यहाँ तक प्रेज़ेंट हुआ करता, वो इरोड होने के बाद उसका सेक्शन कट हो गया और फिलहाल उसका स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिख रहा है, ठीक? तो ये जो स्ट्रक्चर है, एलिवेटेड तो है, आप मान के चलो यहाँ पे खड़े रह रहे हो तो एलिवेटेड है, फ्लैटलैंड है, बट इट इज़ एट द फुट ऑफ देन सराउंड आई एम सॉरी फुट ऑफ सराउंडिंग माउंटेन। ये फुट जो है माउंटेन का, वहाँ पे बना हुआ है, करेक्ट? जैसे कि आप नीचे वाले डायग्राम में देखो, ये जो माउंटेन है, इस तरीके से, यही फुट के पास ये जो कुछ सेक्शन बना हुआ है इस तरीके से, फ्लैट स्ट्रक्चर, ये फिर हम लोग कहते हैं पिडमॉन प्लाटू, ठीक है? पिडमॉन प्लेटू या फिर माउंटेन बॉर्डर प्लेटू, क्योंकि इसने क्या करा हुआ है, ये माउंटेन जो था ओरिजिनल का ही तो बॉर्डर बनाया हुआ है। जो ओरिजिनल जो माउंटेन था, उसका ही बॉर्डर बनाया हुआ है। अब एक साइड का कुछ तो बॉर्डर उसने बनाया हुआ है। दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन माउंटेन बॉर्डर प्लेटू। बट इस प्लाटू के दोनों तरफ प्लाटू नहीं है, कोई किसी एक साइड में प्लाटू दिखेगा, जो प्लाटू एक्चुअली जो माउंटेन है उसके फुट के पास बना हुआ है, जिसे एक्चुअली पिडमॉन्ट कहा जाता है। अभी ये फुट हिल्स जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है। पिडमॉन्ट जो वर्ड है ना, वो वर्ड एक्चुअली ना क्या है ना, ये ज्योग्राफी जो इवॉल्व हुई थी हिस्टोरी, तो ज्योग्राफी के बहुत सारे वर्ड ना जर्मन वर्ड्स है। ये जो पिडमॉन्ट वर्ड आप सुन रहे देख रहे हो, तो ये वर्ड वही है। आ गया? हाँ, ये पिडमॉन्ट जो वर्ड है ना, इसका मतलब एक्चुअली इंग्लिश में हिल्स ही होता है, करेक्ट? पिडमॉन्ट मतलब क्या होता है कि माउंटेन है उसका बेस, हाँ, ये वाला जो बेस होता है इसे ही हम लोग पिडमॉन्ट कहते हैं, ये वाला सेक्शन, ठीक? तो ये याद रख लेना। पिडमॉन्ट प्लाटू मतलब ही माउंटेन बॉर्डर प्लाटू। So mountain border plateaus are located near the mountains range and are the result of same uplift and the created sorry that created mountains। ठीक है? तो ये क्यों बने होते हैं? क्योंकि क्या होता है ना कि आके बहुत सारे कंप्रेशनल फोर्सेस एंड टेंशनल फोर्सेस काम कर रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है कि ये हमारी प्लेट है, का जब कंप्रेशन होगा, मतलब दोनों तरीके से फोर्स अप्लाई होगा, तो ये बीच में आपको पता है कि कंप्रेशन जब होता है तो फोल्ड फॉर्म होता है। बट फोल्ड के साथ-साथ कभी ना फोल्ड एग्ज़ैक्टली इस तरीके से नहीं बनेगा, एकदम सिमेट्रिकल नहीं बनेगा कि भाई दोनों तरफ एग्ज़ैक्टली सेम। कभी-कभी ऐसा होता है कि इधर साइड में ज़्यादा प्रेशर आके रेज़ कर जाता है और इधर का साइड, ठीक? और ये इस तरीके से भी एक स्ट्रक्चर है। तो हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो अभी चेंज होके रेज़ स्ट्रक्चर, इस साइड में प्लाटू बन गया और इस साइड में माउंटेन बन गया। तो जो हमने अभी तक का प्रोसेस देखा था माउंटेन फॉर्मेशन का, इसी प्रोसेस में प्लाटू बन जाता है एट द फुट ऑफ माउंटेन्स, करेक्ट? बॉर्डर प्लाटूज आर वेल रिप्रेजेंटेड इन पिडमॉन्ट रीजन। पिडमॉन्ट रीजन मतलब कहाँ पे? यहाँ पे माउंटेन है और उसके बाद में फिर अगर आप माउंटेनस रीजन में जा रहे हो तो उसके बाद आपको ना फ्लैटलैंड दिखता है, तो उस रीजन को कहा जाता है पिडमॉन्ट रीजन। पिडमॉन्ट मतलब फ्लैट्स रीजन, ठीक है? बिटवीन द अटलांटिक इंडिया सॉरी वर्ल्ड में कहाँ पे है? बिटवीन द अटलांटिक कोस्टल लोलैंड एंड द एपेलेचियन माउंटेन लाइज अ स्ट्रेच ऑफ लैंड नोन एज एपेलेचियन प्लाटू, ठीक है? ये आप बोलोगे सर ये एपेलेचियन प्लाटू है कहाँ पे, और यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो एग्जैक्टली कैसे है, मैं दिखा देता हूँ। कल हमने जो देखा था मैप में, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पाओगे, ये है एपेलेचियन माउंटेन, ये एपेलेचियन माउंटेन है इस तरीके से। और इसके बाद ऐसे नहीं कि फिर एपेलेचियन माउंटेन मतलब डायरेक्ट बॉर्डर पे, बॉर्डर तो है, का जो रीजन है बीच में, मतलब ये माउंटेन और फिर इसके ये कंट्री का बॉर्डर है, और तो फिर वाटर है यहाँ पे, वाटर ही है सभी। ये जो बॉर्डर है इसके बीच का जो रीजन है, वो कहा जाता है पिडमॉन्ट प्लाटू रीजन, ठीक है? पिडमॉन्ट प्लाटू रीजन। इसको आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको प्रॉपर समझ में ये जो कंट्री की बॉर्डर है, दैट इज यूएस एंड कनाडा के बीच में, मतलब कि ये बीच वाला जो सेक्शन इसे कहा जाता है पिडमॉन्ट। ये वर्ल्ड का एक एग्जाम्पल है पिडमॉन्ट प्लाटू का, ठीक है? तो ये पिडमॉन्ट प्लाटू इस तरीके से बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ प्लाटू पढ़ेंगे, क्या है? डोम प्लाटू। ये डोम प्लाटू जैसे हमारा डोम माउंटेन बना था ना, उसी तरह से डोम प्लाटू बनने की कुछ अलग नहीं है। तो डोम प्लाटूज आर फॉर्म व्हेन देयर इज ए अपलिफ्टमेंट ड्यू टू द फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग द ब्रॉड डोम। बट इसमें जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है,
वो अपलिफ्टमेंट मैग्मा जो आ रहा था, देखो माउंटेन जब बना तब मैग्मा ऊपर आया था ना? आपने देखा था कि मैग्मा ऊपर आया और उसने जो फ्लैटलैंड थी, को डोम शेप में कन्वर्ट कर दिया इसने, राइट? इसी तरीके से फिर क्या हुआ, हमारा डोम बन गया था, राइट? मैग्मा की वजह से। यहाँ पे भी अपलिफ्टमेंट हो रहा है, अपलिफ्टमेंट मतलब ऊपर जाना, राइट? अपलिफ्ट कौन हो रहा है? हमारा लैंड अपलिफ्ट हो रहा है, बट वो मैग्मा के कारण नहीं हो रहा है, वो हो रहा है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग के कारण इनटू द ब्रॉड डोम। बट ये ब्रॉड डोम नॉट एग्जैक्टली माउंटेन जैसा आपको दिखेगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एग्जैक्टली माउंटेन। तब मान के चलो कि ये अगर मान सेक्शन है में कंप्रेशनल फोर्स अगर लग रहा है, करेक्ट? ये रेस तो करेगा, बट रेस करने के बाद क्या होगा ना, ये रेस करने के बाद आपका एकदम फोल्ड नहीं बनाएगा। रेस करने के बाद ये ऊपर तो जाएगा, बट इस तरीके से ऊपर जाके आपका फ्लैटलैंड बना देगा। डोम एग्जैक्टली आपका माउंटेन शेप का नहीं है, रैदर ये फ्लैटलैंड है, ठीक है? फ्लैटलैंड है। और हमने क्या पढ़ा था भाई, अगर कोई रेज एरिया है जो फ्लैटलैंड है, उसे क्या कहते हैं? प्लाटू कहते हैं, करेक्ट? ये था फोल्डिंग के कारण, सॉरी ये था आपका कंप्रेशन के कारण, करेक्ट? या फिर कभी-कभी क्या होता है ना, यही फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, सॉरी फॉल्टिंग के कारण भी बनता है। फॉल्टिंग के कारण क्या होगा, इसका बीच का सेक्शन, मान के चलो इसका बीच का सेक्शन, ये वाला सेक्शन पूरा ही नीचे जाए, ये बीच वाला छोड़ दो, पूरा ही चला गया। तो यहाँ पे आपको अभी क्या दिख रहा है? ये सेक्शन जब नीचे चला जाएगा तब तरीके से, तो इसके रिस्पेक्ट में आप जब इसको ऑब्जर्व करते हो तो ये ज़्यादा हाइट पे, बट सेम टाइम ये फ्लैट भी दिखता है। ये ब्लॉक आपका नीचे चला गया है, ये ब्लॉक अब नहीं रहा या अब लिफ्ट हुआ है। इसके रिस्पेक्ट में ये फ्लैटलैंड दिखता है। दैट्स व्हाई दैट एलिवेटेड फ्लैटलैंड इज नथिंग बट प्लाटो। ठीक है? इसके पहले हमारा क्या बना था ऐसे? इसके पहले हमारा बना था माउंटेन, जिसे हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते थे। इस बार क्या बना? वो अभी तक फ्लैट है, इसका मतलब वो डोम शेप नहीं है, सॉरी वो एग्जैक्टली ट्रायंगुलर शेप नहीं है जिसको लोग माउंटेन कहते हैं। जो फ्लैट है, एलिवेटेड है, इसलिए हम लोग उसको प्लाटू कहेंगे। करेक्ट? तो इसका प्रोसेस वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से पढ़ लीजिए। So it is a dome plateau. Sorry, dome plateaus are formed when there is a upliftment due to the folding and faulting the broad. Correct. Now, dome plateau located north of Colorado River and east of Arches National Park, USA, an example of dome plateau. ये कोलोराडो रिवर क्या है? कोलोराडो रिवर ये है एक्चुअली यूएसए में। कहाँ पे एग्जैक्टली आती है? मैं थोड़ा हल्का मैप दिखा दूँ तो आपको यूएस। देखो ये नॉर्थ अमेरिका तरीके से, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इसके पहले मैप देखें, शायद थोड़ा याद होगा। नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से भी साउथ अमेरिका स्टार्ट होता है। ठीक है? तो ये नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज़ इम्पोर्टेंट है। कनाडा, फिर आता है यू, हम लोग अमेरिका कहते हैं, ठीक है? वैसे होगी और इसके नीचे आती है मेक्सिको। ठीक है? तो ऐसे 3 इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका। तो ये कोलोराडो रिवर जो है ना, ये जो यूएसए कंट्री है, ये जो यूएसए कंट्री है ना पूरी, यूएसए कंट्री की यहाँ पे फ्लो करती है, करेक्ट? इस साइड में, करेक्ट? तो ये कोलोराडो रिवर के मतलब रीजन में ही आपका डोम प्लाटू आता है। ओके, नाम तो कोई दिया गया नहीं है, बट इट इज कॉल्ड एज डोम प्लाटू, लोकेटेड नॉर्थ ऑफ कोलोराडो रिवर, तरफ कहीं पे लोकेटेड है। क्लियर? ये था डोम प्लाटू के बनने का प्रोसेस। फोर्थ इज वोल्केनिक प्लाटू। ये वोल्केनिक प्लाटू बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है? वोल्केनिक प्लाटू जिस तरीके से वोल्केनिक माउंटेन बने थे, वोल्केनिक प्लाटू भी बने। तो देखो मैंने आपको एक प्रोसेस समझाई थी। कभी कभी क्या होता है भाई कि अगर फ्लैट लैंड है और नीचे से तो मैग्मा ऊपर आता है और वही ऊपर आने के बाद इसे डोम बना देता है, हमारा क्या बनता है? माउंटेन बनता है। बट नॉट नेसेसरी कि वो मैग्मा हमेशा, कि क्यों डोम नहीं बनाएगा? क्यों कभी-कभी वो डोम बना रहा है, कभी-कभी नहीं बना? हाँ, ठीक है। अगर अभी एग्ज़ाम्पल एनालॉजी देता हूँ। अगर मान के चलो दही है, दही अगर ज़मीन के ऊपर गिर जाएगा तो वो पानी जैसा नहीं बहेगा। ये दही तो बड़ा ठीक होता है ना, ज़मीन पे वो एक ही जगह पे रुक जाएगा। ज़्यादा ठीक होता है वो, करेक्ट? या फिर आपने मिट्टी ले ली, मिट्टी थोड़ा आपके ऐसा होता है ना कि आजकल छोटे बच्चों के लिए वो आता है मोल्डिंग क्ले करके। वो मोल्डिंग क्ले आपके हाथ से तो दब जाती है, बट पानी जैसे भी नहीं है। वो काइंड ऑफ एकदम से सॉलिड भी नहीं है, टोटल लिक्विड भी नहीं है, बट वो मोल्ड है, आप हाथ से एकदम से शेप चेंज कर सकते हैं, करेक्ट? वो ज़मीन के ऊपर गिर गई तो ऐसे एकदम फैल नहीं जाती जैसे पानी फैल जाता है। रादर वो एक ही जगह पे हो जाता है। तो होता क्या है ना कि पहले जब मैंने माउंटेन का फॉर्मेशन बताया,
माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटी, तो हम लोग वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। उनमें जो मैग्मा होता है ना, वो एक्चुअली इतना ज़्यादा थिक होता है कि वो एकदम डोम बना देता है, फैलता नहीं है। कूल डाउन हो जाता है जल्दी, डोम बना देता है। बट कुछ ऐसा मैग्मा होता है, जो एकदम थिन होता है, इसकी थिकनेस बड़ी कम होती है, जिसे फ्लूइड मैग्मा कहा जाता है। फ्लूइड मतलब, ठीक है? तो वो मैग्मा डोम न बनाते हुए जैसे ही वो ऊपर आता है ना, फैल जाता है करेक्ट? वो इस तरीके से फैल जाता है। वो फैल गया तो जो ऑलरेडी लेयर जो है, उसके ऊपर इस तरीके से अगर चारों तरफ फैल गया, तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना देगा ऊपर में। एग्ज़ाम्पल फिर से एक बार मैं दूसरा, कि अगर मान के चलो कोई ऐसा डोम, सॉरी मैग्मा आया, तो ऐसा फैल गया, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देगा। डोम ना बनाते हुए इस तरीके से इसने एक स्ट्रक्चर बना दिया, कि उसने डिपोज़िशन कर दिया अभी अंडरलाइन हमारे ब्लॉक के ऊपर, करेक्ट? तो अभी अगर मान के चलो इधर वाले लोग इसे, आपको क्या दिख रहा है? ये पूरा फ्लैट लैंड दिख रहा है, तो डिपोज़िशन के कारण हुआ। क्यों हुआ डिपोज़िशन? फ्लैट ही डिपोज़िशन क्यों हुआ? फ्लैट डिपोज़िशन हुआ कि वो मैग्मा बड़ा ही फ्लूइड था। फ्लूइड मैग्मा डोम नहीं बनाता, बट हॉरिज़ॉन्टली स्प्रेड हो जाता है। हमारा वाटर स्प्रेड हो जाता है ज़मीन के ऊपर या टाइल्स के ऊपर, हम लोग देखते हैं पानी गिरने, वैसे ही वो फ्लूइडली हॉरिज़ॉन्टली मूव हो जाता है। तो अभी बट इस लोगों के लिए, इन लोगों के लिए ये अप्रेज़ ऐसा फ्लैटलैंड है, राइट? अपलिफ्टेड फ्लैटलैंड है। ये फिर कहा जाता है वोल्केनिक प्लेटू। तो आप जो यहाँ पे इमेज देख रहे हो ना, इज़ एक्चुअली इमेज ऑफ वोल्केनिक प्लेटू, ठीक है? So plateaus that are created by the volcanic activity are called as volcanic. The lava flow even creates biggest plateau. तो उसका फ्लो होता है, जो हॉरिजॉन्टल फ्लो फैल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बाद में फिर प्लाटू का स्ट्रक्चर, ठीक है? These plateaus are generated by series of tiny volcanic eruption. तो ये क्यों बनते हैं? क्योंकि छोटे-छोटे वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, जो मैग्मा होता है, फ्लूइड होता है, वो धीरे-धीरे हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होते रहता है। दैट ग्रेजुअली पाइल अप होता मतलब होता है डिग लगा देना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना देना। इसी तरीके से जो नीचे से आने वाला जो मैग्मा है, एक के ऊपर इस तरीके से लेयर बना देता है, कारण उसकी हाइट बढ़ जाती है और एक फ्लैट स्ट्रक्चर, करेक्ट? So these plateaus are generated by the series of tiny volcanic eruption gradually pile up over the time, culminating in a lava flow that forms the plateau. की वजह से फिर सामने जाके प्लाटू का फॉर्मेशन होता है। टू सच प्लाटूज आर कोलंबिया प्लाटू, ठीक है? वर्ल्ड में कोलंबिया प्लाटू एक एग्जांपल है। कोलंबिया प्लाटू कहाँ पे आता है? यूएसए में, याद रख लो, यूएसए में आता है। एंड द नॉर्थ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द डेक्कन ट्रैप इन, हमारे डेक्कन प्लाटू को डेक्कन ट्रैप भी कहा जाता है, राइट? इसको डेक्कन ट्रैप मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो याद रखिए डेक्कन प्लाटू। ये दो मेजर एग्जाम्पल है वर्ल्ड के, जो वोल्केनिक प्लाटू के एग्जाम्पल्स, कोलंबिया प्लाटू इन यूएसए एंड डेक्कन ट्रैप इन, डेक्कन ट्रैप के बारे में मैंने ये बताया, मैक्सिमम पार्ट डेक्कन ट्रैप के ऊपर हम लोग बसे हुए हैं। इनफैक्ट नागपुर इज ऑल्सो ऑन ए डेक्कन ट्रैप, ठीक है? इसके साथ साथ ये जो डेक्कन प्लाटू है, डेक्कन ट्रैप जो है वो यहाँ पे आपका नॉर्थ की तरफ मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, हमारे महाराष्ट्र के साउथ में वो कर्नाटका, तेलंगाना स्टेट में भी स्प्रेडेड है। तो ये एग्जांपल्स है वोल्केनिक प्लाटू के। तो बेसिकली वही है, वो रही है वोल्केनिक एक्टिविटी, बट जब वोल्केनिक माउंटेन बन रहा है, तब वो वोल्केनो ट्रायंगुलर शेप में डिपॉजिट हो रहा है। बट जब वो प्लाटू बना रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टली डिपॉजिट हो रहा है इस, दैट्स व्हाई सराउंडिंग एरिया के कंपेयर में फिर वो एक टेबल लैंड, एक स्ट्रक्चर बना प्लाटू के। बट पहला जो एक्सप्लेन किया था मैंने, वो माउंटेन बना रहा था। फर्क क्यों है? मैग्मा ना थीन ना थिक। अगर वो थिन मैग्ना है, मतलब फ्लूइड मैग्मा है, पानी जैसे मैग्मा है, तो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड होके प्लाटू बना देगा। थिक मैग्मा है, वो डोम बना देगा, ठीक है? ये बेसिक फर्क है उसके फॉर्मेशन। नाउ लास्ट इज इरोजनल प्लाटू। यहाँ पे भी हमारा एक प्लाटू था, सॉरी माउंटेन था, रेसिडुअल माउंटेन जिसे हम लोग कहते थे, यहाँ पे वैसी एक इरोजनल प्लाटू। तो इरोजनल प्लाटूज अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लेशियर इरोजन और ये क्यों बन रहा है ना, इसका रीजन कुछ अलग है। यहाँ पे ग्लेशियर इरोजन हो रहा है। ये ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर आर फ्रोजन रिवर, याद रखो, फ्रोजन रिवर। फॉर एग्जाम्पल हिमालय के बारे में बात, तो हिमालय में हमें पता है कि बहुत बारी आपने का इमेज देखा होगा, तो देखा है हिमालय के ऊपर के जो कुछ साइड्स होते हैं ना, व्हाइट कलर क्यों दिखते हैं? कवर्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट है कि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है,
वो कवर्ड हो जाता है, करेक्ट? कि जब ये स्नो है, कि यूजुअली माउंटेन हमारी रिवर फ्लो करती है अलोंग द स्लोप, बट ये स्नो भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे आने वाला है। तो स्नो अभी उसी रेंजेस में है, ये रेंजेस में, तो वो भी ना नीचे आता है टू सम वैलीज। वैली तो सब तरफ रहेगी, माउंटेन स्ट्रक्चर तो इनके बीच का जो एरिया कहेंगे, दो माउंटेन के बीच का एरिया वैली कहेंगे। तो ये इसी वैली से ना नीचे आते हैं धीरे 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 धीरे, पानी जैसा एकदम से वो तो हो नहीं सकता क्योंकि वो फ्रोजन है, ठीक है? तो ये जो कुछ फ्रोजन फॉर्म होता है रिवर का, ये हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। तो ऐसी ग्लेशियर एक्टिविटी में हमारे जमीन के ऊपर तो नहीं दिखेगी, एटलीस्ट हम लोग जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, करेक्ट? क्योंकि टेम्परेचर इतना कम नहीं हो रहा है कि हमारी जो फ्रोजन फॉर्म में जा रही है। ये कहाँ पे फ्रोजन फॉर्म में जाती है? जैसे कि हाइटेड एरिया है, हिमालयाज़ वगैरह, वहाँ पे पॉसिबल है कि वो फ्रोजन हो जाए, करेक्ट? तो यही फिर फ्रोजन जो रिवर्स है ना, इस एरिया का जो माउंटेन रेंजेस है ना, फ्लैट करती है। कि देखो, इरोजन तो सभी करने वाले हैं। तो मूवमेंट में वो नीचे वाला अभी इतना बड़ा ब्लॉक है, मान के चलो वाटर का, आपकी बर्फ का, वो जब ज़मीन के ऊपर चलेगा, तो ज़मीन के ऊपर ये फ्रिक्शन करते हुए चलेगा। और इसका वेट कितना होता है? बहुत ज़्यादा वेट होता है। पानी तो भी ईज़िली फ्लो कर जाता है, ठीक? बट अभी इतने बड़े ग्लेशियर का इतना वेट है कि ऊपर फ्रिक्शन करते हुए चलता है। तो जब ये फ्रिक्शन करते हुए चलता है, तो एरिया को ना फ्लैट भी बनाते हुए चलता है। जैसे कि मान के चलो अभी हमारा, मैंने जो अभी दिखाया हुआ जो कुछ माउंटेन इस तरीके से, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करता, ये सेक्शन तरीके से नहीं, पूरा पूरा इरोड कर देगा आपको। भी बीच वाला एरिया पूरा इरोड हो गया और ये बड़ा फ्लैटलैंड बन गया। क्यों बना? बीच वाला एरिया जो है ना, तो हमारे रिवर थे, फ्रोजन रिवर, ठीक है? वो धीरे-धीरे उनका साइज़ बढ़ते गया। साइज़ क्यों बढ़ा? फ्रोजन एक्टिव चल रहा है, वो खुद ही ग्लेशियर उसको इरोड करते हुए चल रहा है। ग्लेशियर इज़ बट द हमारा क्या बोलते हैं, आइस ब्लॉक्स, वही आइस ब्लॉक्स क्या कर रहे हैं, ज़मीन को इरोड कर रहे हैं। और जो माउंटेन रीजन है उसको ना फ्लैट करते हुए चल रहे हैं। तो वैली जो एरिया है उसको और भी बड़े-बड़े करते चल रहे हैं। ये वैली इतनी हुआ करती थी, अभी देखो वैली कितनी बड़ी हो चुकी है। तो ये वैली इतनी बड़ी हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फिर माउंटेन कम और फ्लैटलैंड ज़्यादा दिखने को मिलता है हमें। करेक्ट? दिख रहा है आपको? जैसे इंटर मोंटेनो प्लेटू वाला जो रीजन था ना, ठीक है? बट यहाँ पे इंटर मोंटेनो प्लेटू कुछ अलग तरीके से बना था। ये बना हुआ है ग्लेशियर इरोजन, एंड ग्लेशियर इरोजन मतलब फ्रोजन रिवर जो होती है उसके कारण। तो इरोजनल प्लेटू अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लेशियर इरोजन रेंजेस, लीविंग देम सैंडविच बिटवीन द रेंजेस। बराबर? दो माउंटेन रेंजेस है, उनके बीच में ही फिर आपका एक प्लाटू रीजन बन जाता है, करेक्ट? बट बनने का रीजन क्या है? इरोजन, करेक्ट? माउंटेन्स एंड अदर फॉर्मेशंस कैन आल्सो बी इरोडेड इनटू द प्लाटूज बाय रिवर। और कभी-कभी ऐसा होगा कि हमारा हमारा सीज़न चेंज होने के बाद वही जो कुछ आपके फ्रोज़न ये है, रिवर्स है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि सीज़न चेंज हो गया, आपका वार्मर सीज़न आ गया, ज़्यादा टेम्परेचर है, फिर इरोड हो जाएगा। तो वही सेक्शन कभी-कभी फिर रिवर के द्वारा भी इरोड किया जाए। इवेंचुअली यहाँ पे इरोजन हो रहा है। तो मतलब ग्लेशियर के कारण इरोजन होने दो या फिर रिवर के कारण होने दो। बट इन जनरल यहाँ पे इरोजन हो रहा है, जो पहले हुआ करता था। दोनों माउंटेन के बीच का एरिया धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रिवर या लोकल वाटर वाली रिवर जो होती है, टोटली फ्लैटलैंड बनते चल रहा है। फ्लैटलैंड है इसका मतलब हमारा प्लाटू बनते हुए चल रहा है, ठीक है? Dissected plateaus are eroded plateaus, the rivers cutting through them and steep narrow valleys separate। होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से मान के चलो कि पहले रिवर नहीं हुआ करती थी, फ्लैटलैंड पहले बन गया था। बट हुआ क्या कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी और एक रिवर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो और रिवर फ्लो करने लगी। तो रिवर ने क्या किया, अभी इतना बड़ा प्लाटू हुआ करता था, इस प्लाटू के 2 हिस्से कर प्लाटू के भी 2 हिस्से कर दिए और अभी हमें एक प्लाटू इस साइड में और एक प्लाटू इस, तो अभी एक ही प्लाटू के 2 हिस्से हो गए, एक इधर एक डाइसेक्ट। डाइसेक्ट मतलब 2 हिस्सों में टूट जाना या फिर बढ़ जाना, करेक्ट? तो डाइसेक्टेड प्लाटूज आर इरोडेड प्लाटूज विद द रिवर्स कटिंग थ्रू देम एंड स्टीप नैरो वैलीज सेपरेटिंग देम। के बाद अभी यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है तो दोनों प्लाटू को सेपरेट कर दिया। और नैरो जो वैली है, अभी मैंने अभी कहा था कि रिवर जहाँ से भी फ्लो हो रही है यहाँ पे हम लोग वैली कहते हैं। यहाँ पे अभी आपको दो प्लाटू के बीच में वैली फॉर्म होते हुए एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, कोलंबिया रिवर कट्स अक्रॉस द कोलंबिया प्लाटू। जो हमने कोलंबिया प्लाटू का एग्जाम्पल दिखा था, वो इरोजनल प्लाटू का भी एग्जाम्पल है। कोलंबिया प्लाटू को, जो कोलंबिया रिवर फ्लो करके उस प्लाटू पे, वो उसने डाइसेक्ट करा हुआ है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और कोलंबिया रिवर कहाँ पे है? तो यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है? तो कहाँ पे लिखा हुआ? हाँ, कोलंबिया रिवर कट्स द कोलंबिया प्लाटू
नॉर्थवेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट बिटवीन द कैस्केड्स एंड द रॉकी माउंटेन। क्या किया हुआ अभी, रॉकी माउंटेन एंड कैस्केड, ये दोनों माउंटेन ही है एक्चुअली, दोनों माउंटेन के बीच में, लेट्स से कि दिस इज कैस्केड माउंटेन एंड दिस रॉकी माउंटेन, दोनों के बीच में प्लाटू फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे फिर कोलंबिया रिवर बनती है और कोलंबिया रिवर अल्टीमेटली प्लाटू को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ये वो डायसेक्ट हो जाता है। बट इन जनरल यहाँ पे प्लाटू बना कैसे, प्लाटू बना तो हमारा पहले इस तरीके से माउंटेन रीजन हुआ करता था, बीच वाला सेक्शन रोड हुआ इस तरीके से, और उसके बाद रोडेड रीजन जो है इस तरीके से प्लाटू में कन्वर्ट, और वही प्लाटू की इवेंचुअली रिवर्स वगैरह के कारण हुई डायसेक्ट हो जाता है दो हिस्सों में, अरे डायसेक्ट होना दो हिस्सों में बढ़ जाना, क्लियर। तो इसे कहा जाता है इरोजनल प्लाटू, क्लियर है यहाँ तक। तो दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ प्लाटूज, चार जो टाइप पढ़ रहे, सॉरी पांच जो टाइप थे। तो बेसिकली आप अगर इसको ध्यान से देखते हो तो ये काइंड ऑफ जो फॉर्मेशन है ना, वो सेम लाइक माउंटेन ही चल रहा है, एक ही फर्क है, वहां पे ब्रॉड बेस एंड पॉइंटेड टॉप स्ट्रक्चर बनता है, ट्रायंगुलर कहते हैं, और यहाँ पे जो बन रहा है वो एलिवेटेड फ्लैटलैंड बन रहा है, जैसे आप इस, और एलिवेटेड फ्लैटलैंड किसी आपको प्लाटू, आपने इतना भी कह दिया कि एलिवेटेड फ्लैटलैंड इज प्लाटू, आ जाएगा कि आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो आपको एकदम क्रक्स पता है। ये हो गया प्लाटू के बारे में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, हम लोग कल जो है वो प्लेन्स के बारे में है फिर कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आपको शायद ये जो स्लाइड्स है वो शेयर कर दी गई, करेक्ट, कि प्लेन्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, प्लेन्स को बाद वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट प्लेन्स वगैरह होते हैं, फिर इंडिया के बारे में जब, तब आपको ना इसके बारे में फिर बार याद आते चले कि हमने हमारे बेसिक लेक्चर के बारे में पढ़ा, कि हम लोग आगे जाके फिर इंडियन ज्योग्राफी या फिर एडवांस, ठीक है, तो हम लोग रुक रहे हैं, थैंक यू।